ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी एक इश्क की शुरुआत का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 29। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। सुबह की पहली किरण पड़ते ही काव्या की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। आंख खुलते ही काव्या को आदित्य का हैंडसम सा चेहरा दिखता है, जो काव्या को लिपट कर सो रहा था। आदित्य को देखते ही काव्या के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। काव्या और आदित्य इस वक्त बिना कपड़ों के बस एक चादर में बदन को ढके हुए थे। काव्या धीरे से आदित्य के माथे को चूम लेती है। उसके ऐसा करते ही आदित्य के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो काव्या को कमर से पकड़कर खींच लेता है, काव्या का खुद को छुड़ाते हुए। छोड़िए, हमें हमें जाना है। आदित्य आंखें बंद करके नींद भरी आवाज़ में, नो वाइफी, मुझे और सोना है। काव्या अपनी कोशिश जारी रखते हुए, प्लीज़ छोड़ दीजिए, आपको सोना है तो सो जाइए, लेकिन हमें जाने दीजिए, नीचे सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। आदित्य धीरे से आंखें खोलकर काव्या के मासूम चेहरे को देखता है। उसे देखते ही आदित्य और ज़्यादा करीब खींच उसे कसकर पकड़ लेता है। ऐसा करते ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। काव्या बेचारी सी शक्ल बनाकर आदित्य को देखने लगती है। ये महसूस होते ही आदित्य काव्या को छोड़ देता है। काव्या खुद को चादर से लपेटकर वॉशरूम भाग जाती है। इधर प्रीत अर्जुन के चेहरे को एकटक बस देखे जा रही थी। तभी अर्जुन आंखें बंद करके, जान ऐसे ही देखती रहोगी तो आज रात का सारा काम मैं अभी कर दूंगा। प्रीत झट से अपनी नज़रें अर्जुन से हटा लेती है। अर्जुन आंखें बंद करके ही मुस्कुरा देता है। प्रीत नीचे पड़ी हुई अर्जुन की शेरवानी उठाती है और उसे पहनकर वॉशरूम की ओर चली जाती है। इधर श्रेष्ठा की आंखें तो जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। श्रेष्ठा किसी तरह से अपनी आंखें खोलती है तो पाती है कि ध्रुव उसके ऊपर ही सो रहा था। श्रेष्ठा ध्रुव से अलग होने लगती है। तभी उसे कुछ एहसास होता है, जिससे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। ध्रुव कसमसाते हुए श्रेष्ठा से कसकर लिपट जाता है। श्रेष्ठा ध्रुव को उठाने लगती है। ध्रुव आंखें खोलकर श्रेष्ठा को देखता है। श्रेष्ठा उसे घूर कर देखते हुए कहती है, ध्रुव, तुम कब तक मुझे परेशान करते रहे और अब तक तुमने मुझे छोड़ा ही नहीं। ध्रुव नींद भरी आवाज़ में, बेबी, मैं तुम्हें प्यार करते करते ही सो गया तो तुमसे अलग होना ही भूल गया। श्रेष्ठा ध्रुव को बुरी तरह से घूरने लगती है। ध्रुव आंखें खोलकर मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, बेबी, इस नींद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुम्हें अच्छे से प्यार करने भी नहीं दिया। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अभी एक राउंड। उसके इतना बोलते ही श्रेष्ठा ध्रुव को जोर से धक्का देती है और खुद को अच्छी तरीके से कवर करके कहती है, तुम हफ्सी इंसान, पहले ये बताओ तुम्हें नींद कब आई। ध्रुव उबासी लेते हुए, यही आधा घंटा या 1 घंटा पहले। श्रेष्ठा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो टाइम देखती है तो सुबह के 6 बज रहे थे। श्रेष्ठा जल्दी से शर्ट पहनकर उठने को होती है कि उसके लोअर पार्ट में दर्द होने लगता है। श्रेष्ठा ध्रुव को घूरकर, तुम फिर से वाइल्ड हो गए थे। ध्रुव बेचारा सा फेस बनाकर, सॉरी बेबी, पता नहीं कैसे लेकिन मैं वाइल्ड हो ही जाता हूँ। श्रेष्ठा ध्रुव को घूरते हुए ही धीरे धीरे वॉशरूम की ओर जाने लगती है, लेकिन अचानक ही ध्रुव श्रेष्ठा को उठाकर वॉशरूम चला जाता है। इधर अनुराग और सपना एक दूसरे से लिपटे सो ही रहे थे। तभी अचानक से दरवाजे पर नॉक होता है। नॉक की आवाज़ सुनते ही सपना आंखें खोलती है और उठने को होती है कि अनुराग उसे पकड़ लेता है। सपना सवालिया नज़रों से अनुराग को देखती है तो अनुराग सपना के माथे को चूम कर कहता है, सपना, इस वक्त तुम्हारे शरीर पर कुछ नहीं है सिवाय मेरी खुशबू और प्यार भरे निशान के। सपना खुद को देखती है और नज़रें नीचे की तरफ चली जाती हैं। वो देखती है तो उसके सारे कपड़े फर्श पर थे। ये सब देखकर सपना को बीते रात में अनुराग का प्यार करना याद आ जाता है, जिससे उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। अनुराग मुस्कुराते हुए उठता है। अनुराग ने इस वक्त नीचे पैंट पहनी थी और उसके ऊपरी बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। अनुराग सपना को चादर से अच्छी तरह से लपेटकर वॉशरूम लेकर चला जाता है। वॉशरूम के अंदर जाकर सपना को खड़ा करता है और वापस जाने लगता है कि सपना को अनुराग की पीठ पर अपने नाखूनों के निशान दिखने लगते हैं। ये देखकर सपना को बहुत बुरा लगने लगता है। तभी उसे अनुराग की आवाज़ आती है, इससे भी गहरे निशान मैंने दिए हैं सपना। ये प्यार की निशानी है तो इस पर बुरा मानने वाली बात नहीं है। इतना बोलते ही अनुराग वॉशरूम के दरवाजे को बंद कर देता है। सपना एक नज़र दरवाजे की ओर देखती है और फिर आईने के सामने जाकर खड़ी होकर चादर हटाकर खुद को देखने लगती है। उसके बदन पर जगह जगह पर लव बाइट्स के निशान थे।
कुछ वक्त बाद चारों किचन में पहुंच जाती हैं। चारों को देख विशाखा सामान को रखते हुए, मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं, आप लोगों को जो बनाना है बना लीजिएगा, ठीक है। चारों मुस्कुराते हुए झुककर विशाखा के पैर छूती हैं। विशाखा आशीर्वाद देते हुए, हमेशा खुश रहिए। चारों सीधी होती हैं। प्रीत विशाखा को लेकर किचन से बाहर डाइनिंग टेबल की ओर ले जाकर कहती है, माँ, आज से नाश्ता सिर्फ आपकी बहुएं बनाएंगी, तो आप यहीं बैठिए। काव्या ग्लास में जूस लाते हुए, हाँ, और आप ये जूस पीजिए, कल आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। विशाखा जल्दी से कहती है, काव्या मैं ठीक हूँ। काव्या विशाखा को जूस हाथ में देकर, कोई बहाना नहीं माँ। विशाखा मुस्कुराते हुए जूस लेकर पीने लगती है। प्रीत और काव्या दोनों साथ में, ठीक है माँ, अब हम पहली रसोई की रस्म शुरू करते हैं। विशाखा हाँ में सिर हिला देती है तो दोनों किचन में चली जाती हैं। किचन में पहुंचते ही प्रीत कहती है, मैं तो मीठे में खीर बनाने वाली हूँ और पूरी बनाऊंगी। काव्या भी जल्दी से कहती है, मैं पराठे और गाजर का हलवा बनाऊंगी। श्रेष्ठा और सपना एक दूसरे को देखने लगती हैं। दोनों एक साथ कहती हैं, हम दोनों क्या बनाएं? प्रीत और काव्या दोनों को देख कुछ देर सोचती हैं, फिर काव्या कहती है, तुम दोनों सब्जियां बना लो। श्रेष्ठा और सपना हाँ कहती हैं। चारों अपने अपने कामों में खुशी खुशी जुट जाते हैं। इधर मायावती हॉल में आते ही विशाखा को देखती हैं जो बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। वो हैरानी से देखते हुए उनके पास जाकर, भाभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं? विशाखा मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, हाँ मायावती, सारी बहुएं किचन में हैं और सबने मुझे बाहर बिठा दिया। कुछ करने को नहीं है तो सोचा दुनिया की खबर ही जान लूँ। मायावती मुस्कुराते हुए, भाभी अब तो आप आराम करने के सिवाय कुछ कर ही नहीं पाएंगी, कोई आपको कुछ करने ही नहीं देगा। तो विशाखा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। मायावती स्वरा के कमरे की ओर देखते हुए, रुकिए भाभी, मैं स्वरा को देख कर आती हूँ। ऐसे मैं तो बहुत जल्दी उठती है, पता नहीं आज क्या हो गया। इस पर विशाखा, हाँ। मायावती स्वरा के कमरे की ओर जाकर दरवाज़ा खोलती हैं तो तुरंत खुल जाता है। मायावती अंदर जाकर देखती हैं तो बेड पर देखती हैं जहाँ कोई नहीं होता। मायावती आवाज़ लगाते हुए, स्वरा क्या आप वॉशरूम में है? मायावती की आवाज़ देने पर भी वॉशरूम से कोई आवाज़ नहीं आती। मायावती वॉशरूम की ओर जाकर देखती हैं तो दरवाज़ा खुला होता है। वो वॉशरूम के अंदर जाकर देखती हैं, कोई नहीं होता। मायावती खुद से सवाल करते हुए, कहाँ चली गई? मायावती अब कमरे से बाहर निकलकर विशाखा के पास जाकर कहती हैं, पता नहीं कहाँ चली गई, कमरे में तो नहीं है। इस पर विशाखा जवाब देती हैं, शायद गार्डन में होगी। हाँ शायद, मैं देख कर आती हूँ। ये बोलकर मायावती हॉल से बाहर निकल जाती है। किचन में काव्या कुछ सोचते हुए कहती है, तो सुहागरात कैसी रही सबकी? इस पर प्रीत जवाब देती है, जैसी तुम्हारी वैसी ही हमारी भी हुई। सपना प्रीत की बात पर बस हामी भर देती है। अब सबकी नज़रें श्रेष्ठा पर पड़ती हैं जो बहुत ज़्यादा थकी हुई दिख रही थी। काव्या टीस करते हुए, श्रेष्ठा क्या तुम दोनों की सुहागरात सुबह तक चलती रही? श्रेष्ठा खुद से हड़बड़ाते हुए, राक्षस कहीं का, खुद के मज़े लेते हुए ये तक नहीं सोचता कि उसके प्यार करने का असर मेरे शरीर में दिखता है। श्रेष्ठा को बड़बड़ाते हुए देख तीनों एक दूसरे को देखती हैं, फिर श्रेष्ठा को फिर से कहती हैं, क्या हुआ श्रेष्ठा, सब ठीक तो है ना? श्रेष्ठा एकदम से चिढ़ते हुए कहती है, अरे क्या बताऊं, उस बेशर्म ने सुहागरात मनाते बनाते सुबह 5 बजे मुझे छोड़ा और मुझे तो इस बात का होश ही नहीं। मैं तो शायद 1 या 2 बजे ही सो गई थी। सभी आंखें फाड़े श्रेष्ठा को देखते हैं। वहीं श्रेष्ठा आंखें बंद करके अपने दांतों के बीच जीभ को दबा लेती है। अचानक से तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। काव्या हंसते हुए, लगता है काफ़ी ज़ोरों से बेबी प्लानिंग चल रही है, इसीलिए ध्रुव इतनी मेहनत कर रहा है। श्रेष्ठा शर्मिंदगी से नजरें चुराने लगती है। उसकी हरकत से तीनों और जोर जोर से हंसने लगती हैं। श्रेष्ठा चिढ़ते हुए कहती है, अब बस भी करो हंसना, वरना सबके मुंह में एक एक लड्डू ठूंस दूंगी। श्रेष्ठा के बोलने पर तीनों अपनी हंसी कंट्रोल करती हैं। प्रीत हंसी को रोकते हुए, चलो सबका हो गया है ना, सब डाइनिंग टेबल पर बैठे होंगे। तीनों हाँ में सिर हिला देती हैं। सब नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल की ओर जाकर रख देती हैं। अब तक सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। डाइनिंग टेबल पर रूहानी और रुखसार को ना पाकर सबको थोड़ा खालीपन सा लगता है, जो सबके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है। विशाखा उदासी भरे पल में खुशियां डालते हुए अरुणी देवी से कहती है, माँ, आज नाश्ता आपकी चारों पोता बहुओं ने बनाया है। अरुणी देवी डाइनिंग टेबल पर नाश्ते को देखते हुए कहती हैं, फिर तो आज हम थोड़ा ज़्यादा सा खाएंगे। ये सुन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य काव्या के हाथ को पकड़कर खींचते हुए इशारे में बैठने के लिए कहता है। वहीं काव्या भी इशारे से रुकने के लिए कहती है।
इस पर आदित्य काव्या की कमर पर चिमटी काट लेता है, जिससे काव्या के मुंह से आह निकल जाती है। सबकी नज़र काव्या पर चली जाती है। काव्या एम्बेरस्ड होकर मुस्कुराने लगती है। सबकी नज़र अब नाश्ते पर चली जाती है तो काव्या घूर कर आदित्य को देखती है। आदित्य फिर से इशारे से बैठने को कहता है। तभी अरुणी देवी की आवाज़ आती है। आप लोग खड़ी क्यों हैं? आप भी बैठिए, नाश्ता कीजिए। अरुणी देवी के कहते ही सब बैठ जाती हैं। काव्या के बैठते ही आदित्य काव्या का हाथ पकड़ लेता है। काव्या खुद के हाथ को छुड़ाने लगती है, लेकिन आदित्य टाइटली उसका हाथ पकड़ लेता है। काव्या फिर एक बार आदित्य को घूर कर देखती है। वहीं सपना अपने बाएं हाथ से नाश्ता कर रही थी। उसे देख विशाखा कहती है, सपना क्या आप बाएं हाथ से खाती हैं? सपना हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं, मेरा मतलब हाँ, मैं बाएं हाथ से ही खाती हूँ। वहीं जैसे ही ये बात अनु के कानों में पड़ती है, वो सपना को घूर कर कहती है, लेकिन मम्मा, आप तो कहती हैं कि बाएं हाथ से खाना गंदी बात है, और आपने ही तो मुझे दाएं हाथ से खाना सिखाया, और आप भी तो दाएं हाथ से खाती हैं, तो आप झूठ क्यों बोल रही हैं? सब लोग सपना को देखने लगते हैं। सपना नजरें झुकाए शर्माते हुए धीरे से अनुराग से कहती है, छोड़िए हमें। अनुराग सपना का हाथ छोड़ देता है तो सपना अपने दाएं हाथ से खाते हुए, वो मैं भूल गई थी कि कौन से हाथ से खाती हूँ, तो इसलिए, बोलते हुए सपना वार्निंग वाली नज़रों से अनु को देखती है। वहीं सपना की बात सुन अनुराग मुस्कुराने लगता है। सभी कुछ देर तक अजीब नज़रों से सपना को देखते हैं और फिर से नाश्ता करने लगते हैं। सुबह के नाश्ते के साथ सबका दिन शुरू होता है। शाम के वक्त माया हॉल में मायावती के पास आकर कहती है, मैम, हमने हर जगह देख लिया लेकिन स्वरा कहीं नहीं है। वो शादी के बाद से ही सिंघानिया विला नहीं आई। ये सुनते ही हॉल में बैठे विशाखा, मायावती और श्रेष्ठा शॉक्ड हो जाती हैं। श्रेष्ठा एकदम से कहती है, इसका मतलब स्वरा यहाँ से भाग गई। वहीं गार्डन में प्रियंश जल्दी से उसी जगह पहुंचता है जहां हमेशा काव्या और प्रियंश मिला करते थे। प्रियंश आकर देखता है तो काव्या बेंच पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। प्रियंश काव्या के पास जाकर खड़ा होकर कहता है, क्या हुआ? आपने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? काव्या सिर उठाकर प्रियंश को देखती है। काव्या का चेहरा देखकर प्रियंश को जैसे एक सुकून सा मिलता है। काव्या बेंच से उठकर खड़ी होकर कहती है, अपना हाथ दिखाइए। प्रियंश असमंजस में काव्या को देखता है। प्रियंश को कुछ रिएक्ट ना करते देख काव्या तेज आवाज में कहती है, हमने कहा अपना हाथ दिखाइए। प्रियंश काव्या को देखते हुए अपने दोनों हाथ काव्या के सामने करता है। काव्या प्रियंश के बाएं हाथ की शर्ट के बटन खोल ऊपर करने लगती है। तभी प्रियंश काव्या को रोकते हुए, ये आप क्या कर रही हैं? काव्या गुस्से से प्रियंश को घूरती है तो प्रियंश काव्या को रोकता हाथ पीछे कर लेता है। काव्या प्रियंश की शर्ट को ऊपर करके उस पर बंधी पट्टी को खोलने लगती है। पट्टी खोलकर काव्या उसे फेंक देती है और प्रियंश के हाथ को देखती है जिस पर काव्या का गहराई से नाम लिखा हुआ था। प्रियंश के हाथ को काव्या देख नहीं पाती और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। प्रियंश का हाथ इस तरह से कटा हुआ था जिसे देखना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। प्रियंश काव्या को एकटक देख रहा था। थोड़ी देर तक काव्या वैसे ही आंखें बंद करके खड़ी रहती है। फिर अचानक ही अपनी आंखें खोल एक जोर का थप्पड़ प्रियंश के गाल पर जड़ देती है। काव्या के थप्पड़ मारने से प्रियंश थोड़ा पीछे हो जाता है और उसका चेहरा झुक सा जाता है। वो धीरे से सिर उठाकर सामने की ओर देखता है जहां काव्या बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ी थी। प्रियंश बस काव्या को देखता रहता है। काव्या जोर से चीखते हुए गुस्से से कहती है, आखिर कौन सी कमी रह गई है प्रिंस? कौन सी ऐसी कमी रह गई हमारी दोस्ती में जो आपने ऐसी घटिया हरकत की है? हमारी दोस्ती के रिश्ते को पल भर में आपने चूर चूर करके रख दिया। क्या हमारी दोस्ती में आपको वो सुकून नहीं मिलता जो हमें मिलता है? कितना भरोसा करते थे हम हमारी दोस्ती के रिश्ते पर, लेकिन आपने क्या किया? बोलते हुए काव्या फिर एक बार प्रियंश के हाथ को देखने लगती है। प्रियंश काव्या के गुस्से से भरे चेहरे को देख अपना हाथ शर्ट से ढक लेता है। काव्या मांग में लगे सिंदूर को दिखाते हुए कहती है, ये सिंदूर देख रहे हैं आप? प्रियंश की नजरें सीधी काव्या के मांग पर चली जाती हैं। ये सिंदूर उस इंसान के हाथों भरा हुआ है जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे हमारा 7 जन्मों का रिश्ता बंधा है। जैसे हमारा रिश्ता उनसे जुड़ा है वैसे ही। बोलते हुए काव्या प्रियंश को अपने हाथ में पहना एक ब्रेसलेट दिखाती है। हमारा आपके साथ एक खास रिश्ता है। आपको याद तो होगा, ये आपने ही हमें पहनाया है। एक दोस्ती के रिश्ते में बांधते हुए आपने हमसे ये कहकर पहनाया था कि हमारा दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा।
फिर एकदम से चिल्लाते हुए, तो दोस्ती के रिश्ते के बीच ये प्यार कहाँ से आ गया? सिर्फ प्यार ही नहीं, प्यार में पागलपन सवार हो गया। आप मुझसे प्यार करते हैं, इस बात की हम कद्र करते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारी दोस्ती को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? प्रियंश एकदम से कहता है, आपकी मोहब्बत में ही हमें पागल होने पर मजबूर कर दिया है, और मैं क्या करूं? हर पल हर वक्त बस आप मेरी नज़रों के सामने आ जाती हैं। कितनी कोशिश की मैंने अपने दिल को रोकने की, लेकिन वो बस आपको चाहने लगा है, और ये चाहत मुझे कुछ भी करवा देती है। काव्या प्रियंश की बात सुनते ही नॉर्मल आवाज़ में कहती है, तो क्या पाना चाहते हैं आप मुझसे? मेरे जिस्म को, मेरी रूह को अपना बनाना चाहते हैं। काव्या के ऐसे बोलने से प्रियंश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। काव्या की आंखों में देख प्रियंश की तो जैसे जुनूनियत खत्म ही हो गई। काव्या की आंखों में प्रियंश के लिए एक विश्वास था, एक दोस्ती भरा अपनापन का रिश्ता था, एक इज्जत थी। काव्या प्रियंश की आंखों में देख कहती है, क्या हुआ? कहिए ना कि आप मुझे पाना चाहते हैं, मुझे छीनना चाहते हैं, मेरी मांग में भरे सिंदूर को हटाकर खुद उस मांग को भरना चाहते हैं। कह दीजिए। प्रियंश अपने कदम पीछे करते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं आपसे इस हद तक प्यार करता हूँ कि आपको पाने या छीनने के बारे में सोच तक नहीं सकता। मैं पागल हो गया हूँ आपके प्यार में, लेकिन इस हद तक नहीं कि मैं आपकी खुशियों को छीन लूँ या फिर आपको आपके प्यार से अलग कर दूँ। प्रियंश के पीछे हटते कदम को देख काव्या उसकी तरफ बढ़ जाती है। काव्या प्रियंश के पास पहुँचते ही उसके दोनों हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहती है, हमें पता था कि हमारा दोस्त ऐसी कोई गलती नहीं कर सकता जिससे हमें कोई दर्द हो। देखिए प्रिंस, मोहब्बत होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मोहब्बत की आड़ में खुद को या दूसरों को दर्द देना बहुत गलत है। हमें नहीं पता कि आपको हमसे कब, क्यों और कितनी मोहब्बत हो गई, लेकिन हम एक दोस्त के नाते बस इतना कहना चाहते हैं कि इस मोहब्बत को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। आपकी मोहब्बत आपकी एक अच्छी दोस्त के अलावा एक पत्नी भी है जो दूसरे की अमानत है। प्रियंश काव्या के खुद के पकड़े हाथ को देखने लगता है, फिर काव्या की ओर देखते हुए कहता है, काश आप मुझे पहले मिल गई होती। इस पर काव्या कहती है, आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी आएगी जिस वक्त आप कहेंगे कि अच्छा हुआ कि मैं बाद में मिली, वरना। प्रियंश कसकर काव्या के हाथ को पकड़कर, वो दिन कभी नहीं आएगा जब हमें आपके सिवाय किसी और से प्यार हो। आप ही हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत होंगी। काव्या एकटक प्रियंश को देखने लगती है। उसे देखता पाकर प्रियंश कहता है, भले ही आप मेरी मोहब्बत है, लेकिन ज़िंदगी भर हम आपके साथ एक दोस्ती का रिश्ता निभाएंगे जो पहली मुलाकात में हमने आपसे सिफारिश की थी। काव्या प्रियंश के हाथ को छोड़ देती है। प्रियंश काव्या के छोड़े हुए हाथ को देखता है, फिर अचानक से काव्या को गले लगा लेता है। काव्या एकदम शॉक्ड हो जाती है। प्रियंश काव्या के गले लगे हुए कहता है, आई लव यू काव्या। मोहब्बत का इजहार बस एक तरफा का है और हम इसी से खुश हैं। एक बार बस आपके गले लगाने का मन कर रहा था, बस दोस्ती की खातिर कुछ वक्त के लिए। ऐसी ही रहिए प्लीज़। काव्या अनकंफर्टेबल होकर कहती है, ये गलत है प्रिंस, प्लीज़ हमें छोड़िए। प्रियंश काव्या को छोड़कर पीछे हो जाता है। काव्या भी अपने कदम पीछे कर लेती है। प्रियंस काव्या की आंखों में देखकर, जिंदगी भर हम सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करते रहेंगे, चाहे ये मुकम्मल ना हो, लेकिन फिर भी एक तरफा मोहब्बत में ही जीते रहेंगे। प्रियंश की बात सुन काव्या को बहुत बुरा लगने लगता है। काव्या प्रियंश को रोकना तो चाहती थी, लेकिन उसे रोक नहीं सकती थी, क्योंकि जज्बातों को रोकना किसी के बस की बात नहीं होती। काव्या को जब प्रीत ने प्रियंश के बारे में बताया तो वो पूरी शॉक्ड थी। साथ ही उसे प्रीत की बात बिल्कुल भी सच नहीं लग रही थी। इसीलिए जब प्रीत ने प्रियंश का मंडप पर पागलों जैसा बर्ताव करते हुए वीडियो को दिखाया तो काव्या को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट होने लगा, क्योंकि जो हो रहा था सिर्फ उसकी वजह से हो रहा था। ये मानते हुए काव्या तो जैसे खुद की नज़रों में गिर गई। प्रियंश कुछ देर तक काव्या को देखता है, फिर वहाँ से जाने लगता है। काव्या धम से घुटनों के बल बैठ जाती है और एक कोशिश करते हुए कहती है, प्लीज़ प्रिंस, हमें अपने गिल्ट में इतना मत डुबोइए कि हम कभी बाहर ही ना निकल पाएं। प्रियंश पीछे मुड़कर काव्या को देखता है। काव्या उम्मीद भरी नज़रों से प्रियंश को देख रही थी। आप भी जानती हैं, दिल पर किसी का जोर नहीं। अगर हम आपसे ये कहें कि आप आदित्य को भूल जाइए तो क्या आप कर पाएंगी? कहते हुए प्रियंश काव्या को देखता है, फिर एकदम से कहता है, नहीं कर सकती ना। हमारी मोहब्बत और आपकी मोहब्बत में ज़्यादा अंतर नहीं है। हम भी आपसे दिल से प्यार करते हैं और आप भी आदित्य से दिल से प्यार करती हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपका प्यार दो तरफा है और हमारा एक तरफा।
कहते हुए प्रियंश काव्या की उम्मीद को ठुकराकर वहां से चला जाता है। काव्या घुटनों के बल बैठी बस प्रियंश को देखती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्वरा एक बड़े से बेड पर लेटी हुई थी। उसके पास वही लड़का बैठा स्वरा के हाथ को बड़े प्यार से छू रहा था। स्वरा एक टक ऊपर सीलिंग को देख रही थी। वो लड़का स्वरा के बहुत करीब झुककर कहता है, भूख लगी है जान। स्वरा बस एक टक उस लड़के को देखने लगती है। अचानक से स्वरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर वो लड़का उससे दूर होकर घबराते हुए, क्या हुआ सोना? स्वरा उठकर बैठ जाती है और सिसकियां लेते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके आगे स्वरा कुछ बोलती है उससे पहले वो लड़का स्वरा के होंठों पर उंगली रख देता है और बहुत प्यार से कहता है, नहीं सोना, ऐसा कुछ मत बोलना जिससे मेरी मोहब्बत को ठेस पहुंचे। स्वरा उस लड़के से दूर हो चीखते हुए कहती है, ये सब गलत है। मैं आपके साथ कभी उस रिश्ते में नहीं बनना चाहती जो आप चाहते हैं। स्वरा ने इतना बोला ही था कि अचानक से वो लड़का हंसने लगता है। उसकी हंसी सुन स्वरा खुद को सिकोड़ने लगती है। अचानक से ही वो लड़का स्वरा के पैर को पकड़कर खींच लेता है और स्वरा के ऊपर आ जाता है। वो लड़का स्वरा की आंखों में देखते हुए, जान, मैं इतना भी अच्छा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए इतना पागल हूँ कि तुम्हें अपना बनाने के लिए तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ और करूँगा भी। स्वरा की आंखों में फिर एक बार आंसू आ जाते हैं। वो लड़का धीरे से झुककर उसकी पलकों को चूम लेता है, फिर पीछे हटकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, सोना, ये आंसू तुम्हारे गालों पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मान जाओ ना जान, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही दीवानों की तरह प्यार करता रहूँगा। तुम तक दर्द का एक तिनका तक नहीं पहुँचने दूंगा। स्वरा नाम में सिर हिलाते हुए कहती है, कभी नहीं, मैं कभी अपनी मर्जी से आपकी नहीं बनूंगी। वो लड़का मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं जान, मर्जी ना सही, ज़बरदस्ती से ही तुम सिर्फ मेरी बनकर रहोगी। इधर काव्या गिल्ट में इतना डूब गई कि पूरे 1 घंटे तक गार्डन में घुटनों के बल बैठी रही। काव्या अब तक विला पहुंच चुकी थी। विला पहुंचते पहुंचते थोड़ी रात हो चुकी थी। काव्या को देखते ही प्रीत उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ काव्या, क्या प्रिंस ने तुम्हारी बात मानी? काव्या गिल्ट भरी नजरों से प्रीत को देखती है, फिर अचानक से प्रीत के गले लगकर कहती है, आई एम सॉरी प्रीत, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। प्रीत काव्या की पीठ पर हाथ रखकर, काव्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम इस गिल्ट में मत रहो प्लीज़। काव्या प्रीत से अलग होती है और उसी गार्डन में हुई सारी बात बताती है। वहीं ध्रुव कमरे में जैसे ही आता है, श्रेष्ठा हड़बड़ाते हुए कहती है, ध्रुव क्या हुआ, स्वरा का पता चला? ध्रुव बस नाम में सिर हिला देता है, जिससे श्रेष्ठा दुखी होकर बेड पर बैठ जाती है। श्रेष्ठा नजरें झुकाए, बिल्कुल एक बहन जैसा रिश्ता बन गया था उसके साथ, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? हमें छोड़कर क्यों चली गई? ध्रुव श्रेष्ठा के करीब बैठकर उसके हाथों को पकड़कर कहता है, बेबी तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ रहे हैं। श्रेष्ठा एक नज़र अपने हाथ को देखती है, फिर ध्रुव को, फिर एकदम से ध्रुव के गले लग जाती है। इधर प्रीत से बात करने के बाद काव्या अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। दरवाज़ा खोल वो कमरे को देखती है जो अंधेरे में डूबा हुआ था और कोई लाइट आ रही थी। काव्या दरवाज़ा बंद करके देखती है तो सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ था और आदित्य एक बहुत धीमी लाइट में दिख रहा था। आदित्य सर्द नज़रों से बस दीवार की ओर देख रहा था। काव्या थोड़ा आगे जाकर आदित्य की नज़रों का पीछा करते हुए उस ओर देखती है तो उसे झटका लगता है। दीवार पर एक सफ़ेद पर्दे पर प्रोजेक्टर से काव्या और प्रिंस की तस्वीर दिख रही थी, जिसमें प्रिंस काव्या को कभी प्रपोज करते हुए दिख रहा था, कभी प्रियंश काव्या को छूते हुए, काव्या को गले लगाना, काव्या का प्रियंश का हाथ पकड़ना। सारी फोटो एक के बाद एक दिखाई जा रही थी। सारी फोटोज में प्रियंश और काव्या एक दूसरे के बहुत करीब दिख रहे थे। ये सब कुछ देखते हुए काव्या का शरीर गर्म होने लगता है। वो आदित्य की तरफ नज़रें डालती है। आदित्य अब भी सर्द नज़रों से बस उन सभी फोटोज़ को ही देख रहा था। वैसे तो काव्या ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसके कदम तो जैसे बढ़ना ही भूल गए थे। वो पूरी तरह से एक ही जगह पर जम चुकी थी। काव्या बस आदित्य को देखती रहती है। वहीं आदित्य फ़ोटो को काफ़ी देर तक देखता है। आदित्य अपनी नज़रें फ़ोटो से हटाकर काव्या की ओर करता है। जैसे ही आदित्य काव्या को देखता है, काव्या डर से काँप सी जाती है। आदित्य का फेस बहुत ज़्यादा डार्क था, जो हमेशा दुश्मनों के सामने होता था। आदित्य बेड से उठकर काव्या की ओर बढ़ने लगता है।
आदित्य के हर एक बढ़ता कदम काव्या के दिल को बहुत जोरों से धड़कने पर मजबूर कर रहा था। आदित्य काव्या के एकदम करीब चला जाता है। उसके करीब पहुंचते ही आदित्य काव्या के चारों ओर घूमते हुए उसे देखने लगता है। काव्या की तो जैसे दिल डर से बाहर ही आने लगता है। अचानक से काव्या को अपने कान पर गर्म सांसें महसूस होती हैं। काव्या कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य काव्या के कान में बहुत सर्द आवाज में कहता है, मोहब्बत में दगा करने की कोशिश कर। तुमने उस रूप को बाहर निकाला है जो मैं कभी तुम्हें नहीं दिखाना चाहता था। बोलते हुए आदित्य काव्या की कमर को कसकर पकड़ते हुए खींच लेता है। काव्या की कमर में तेज दर्द होने लगता है। काव्या का हाथ आदित्य के हाथों पर चला जाता है। आदित्य काव्या की कमर को जोर से प्रेस करता है, जिससे फिर से एक दर्द के साथ काव्या के मुंह से आह निकल जाती है। आदित्य काव्या के कान में, दर्द हो रहा है वाइफी। काव्या के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। आदित्य काव्या की गर्दन पर धीरे धीरे किस करने लगता है। काव्या सहमी आवाज में कहती है, आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना बोलते ही इसकी जोर से चीखने की आवाज कमरे में गूंजती है। आदित्य काव्या की गर्दन को देखता है, जिसमें से अब खून बह रहा था। उसकी चोट को नजरअंदाज करके आदित्य झटके से काव्या को अपनी ओर पलटता है। काव्या सीधे आदित्य की आंखों में देखती है। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, अकेले में जीता था मैं, गमों को संभाले रखता था। अकेलापन और गम तब खत्म हुए जब तुम मेरी जिंदगी में आई। पहली बार मुझे किसी से प्यार हुआ, उस लड़की से जिसके अलावा मैंने किसी लड़की को आज तक नहीं छुआ। वो सिर्फ तुम हो वाइफी, सिर्फ तुम। काव्या बस एकटक आदित्य को देखती रहती है। आदित्य काव्या के होठों पर उंगली से सहलाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तो फिर तुम किसी दूसरे मर्द के सीने से क्यों लगी हुई थी। काव्या कुछ बोलने को होती है, उससे पहले ही आदित्य उसके होठों पर उंगली रख चुप करवा देता है और एकदम सर्द आवाज में, नो वाइफी नो, मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। तुम्हारी चुप्पी से ही मुझे जवाब चाहिए। आदित्य फिर एक बार काव्या के होठों पर उंगली फेरने लगता है और कहता है, किसी और के सीने से लगे हुए तुम्हें देखकर पता है वाइफी मुझे कितना दर्द हो रहा है, जैसे किसी ने मेरे सीने को चीरकर दिल निकाल लिया हो। तुम्हें जख्म देने का मन कर रहा है, लेकिन ये मोहब्बत है वाइफी जो तुम्हें थोड़ा दर्द देने से भी इनकार करता है। जख्म तुम्हें लगता है, लेकिन दर्द मेरे दिल में होता है। अचानक से काव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंसुओं को देख आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर जोर से चिल्लाता है, होल्ड बैक द टीयर्स। काव्या डर से जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। आदित्य आंखें खोलता है तो फिर एक बार काव्या डर से कांप जाती है। आदित्य की आंखें अब गुस्से से लाल हो चुकी थी। आदित्य, अभी जो मैं करूँगा तुम्हें शायद बहुत दर्द होगा, लेकिन तुम्हें सहना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मैं खुद को बिल्कुल नहीं रोक सकता। काव्या सहमी नज़रों से आदित्य को देख ही रही थी। अचानक से आदित्य काव्या के हाथ को कसकर पकड़ते हुए खींचकर वॉशरूम की ओर लेकर जाने लगता है। वॉशरूम के अंदर जाते ही वो काव्या को झटके से छोड़ देता है, जिससे काव्या सीधे फर्श पर जाकर गिरती है। आदित्य वॉशरूम के दरवाजे को जोर से लात मारकर बंद कर देता है। फिर काव्या को उठाकर शार के नीचे खड़ा करके शार ऑन करके काव्या की साड़ी को एक झटके में शरीर से अलग कर देता है। काव्या बस आदित्य को देखती रहती है। आदित्य अब काव्या के होठों पर टूट पड़ता है। उसके होठों को रूडली सक और बाइट करने लगता है। काव्या कसकर आंखें बंद कर लेती है। आदित्य के ऐसा करने से काव्या को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो अब कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि इस वक्त काव्या को आदित्य से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, जिससे उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। आदित्य काव्या के होठों को छोड़कर काव्या के ब्लाउज को फाड़कर उसके बदन से अलग कर देता है। आदित्य काव्या के शरीर को बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रेस करने लगता है। उसकी आंखों के सामने बस प्रियंश का काव्या को छूना और गले लगना दिखाई दे रहा था। आदित्य बहुत देर तक काव्या को रफली प्रेस करता रहता है, फिर भी उसके दिमाग में बार बार प्रियंश और काव्या की करीबी याद आ रही थी। आदित्य अब जैसे पागल सा हो जाता है। अब उसका गुस्सा दिमाग पर हावी हो जाता है। आदित्य काव्या के कपड़ों को पहले ही निकाल चुका था। वो अपने भी कपड़े निकालकर काव्या को गोद में उठाकर उसके अंदर झटके से एंटर हो जाता है। काव्या की जोर से चीख निकल जाती है, पर आदित्य को तो जैसे गुस्से में कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो उसी पोजीशन में काव्या के साथ फिजिकल होने लगता है। काव्या खुद को संभालते हुए दर्द भरी आवाज़ में कहती है, आह, हमें ऐसे बहुत दर्द हो रहा है।
आदित्य अब भी बिल्कुल नहीं रुकता तो काव्या आदित्य के सीने में लगकर कहती है, आपने कहा था ना कि मुझे अगर दर्द होगा तो मैं उसका विरोध कर सकती हूँ, आपको रोक सकती हूँ। तो मैं कह रही हूँ हमें ऐसे बहुत दर्द हो रहा है। आदित्य एकदम से रुक जाता है और काव्या के चेहरे को देखता है जिस पर दर्द साफ दिख रहा था। आदित्य काव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, वाइफी, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता, लेकिन इस वक्त मुझे बस तुम चाहिए। मुझे तुम्हें पाना है। किसी और के साथ तुम मेरे दिमाग में छप चुकी हो, उसे तुम्हें पाकर दूर करना है। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, यही अदा करना है, और तुम्हें भी ये एहसास दिलाना है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। आज मैं नहीं रुक सकता, ऐसे ना सही, लेकिन बोलते हुए आदित्य काव्या से अलग होकर फर्श पर लिटाकर खुद ऊपर आ जाता है और फिर एक बार उसके अंदर झटके से एंटर हो जाता है। काव्या अपने नाखूनों को आदित्य की पीठ पर गाड़ देती है। आदित्य काव्या के साथ वाइल्डली इंटीमेट होने लगता है। शार का पानी अब भी दोनों के ऊपर गिर रहा था। काव्या की तेज सिसकियां और उसके नाखून बस आदित्य की पीठ पर चुभे जा रहे थे। आज आदित्य का कोई प्यार नहीं दिख रहा था, बस जुनूनियत, पागलपन और गुस्सा उसके इंटीमेट पावर को और भी बढ़ा रही थी, जिससे वो जोर जोर से करते हुए काव्या को बाइट किए जा रहा था। उसके साथ ही वो काव्या के पूरे शरीर को जोर जोर से प्रेस कर रहा था। काव्या आदित्य की भड़की आग में बस जले जा रही थी। रात के करीब 12 बजे काव्या फर्श पर अब तक लेटी हुई थी और आदित्य काव्या के ऊपर लेटा था। शार का पानी अब भी दोनों के ऊपर गिर रहा था। काव्या ने आंखें बंद करके रखी थी और आदित्य काव्या के सीने से लगे हुए सामने की ओर देख रहा था। दोनों के बदन पर अब तक कोई कपड़ा नहीं था। जहां काव्या के पूरे शरीर पर आदित्य की बाइट्स के निशान थे, वहीं आदित्य की पीठ पर काव्या के नाखूनों के निशान थे। आदित्य सामने देखते हुए कहता है, वाइफी, तुम्हें पता था ना कि मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकता, फिर तुमने मुझे दर्द देने पर मजबूर क्यों किया? काव्या कहती है, हमें लगा था आप उस तस्वीर को देखकर हमें छोड़कर चले जाएंगे। बहुत डर लग रहा था आपसे दूर होने से, लेकिन सोच से विपरीत आपने हमें और करीब कर लिया। भले ही इसमें बहुत दर्द था, लेकिन आपसे जुदा तो नहीं होना पड़ा। कहते हुए काव्या आंखें खोलती है। आदित्य काव्या की आंखों में देखने लगता है। आदित्य झुककर काव्या की पलकों को चूम लेता है। आदित्य काव्या को बिठाता है। आदित्य को देखते ही काव्या आंखें बंद कर लेती है। आदित्य उठकर टाल अपने कमर पे लपेटता है, फिर काव्या को उठाकर उसे भी टाल से कवर कर देता है। इतना करते ही शार बंद करके कपड़े लाता है। दोनों कपड़े पहनकर बेडरूम में चले जाते हैं। डिनर करके आदित्य काव्या को पेन किलर की दवा लेकर सुला देता है। कुछ ही देर में काव्या गहरी नींद में सो जाती है। काव्या के सोते ही आदित्य का फेस फिर एक बार डार्क होने लगता है। आदित्य काव्या को देखते हुए कहता है, बहुत गलत किया तुमने वाइफी। मैं तो उसी वक्त तुमसे दूर चला जाता जिस वक्त तुम मेरी आंखों के सामने किसी और के गले लगी हुई थी, लेकिन अगर मैं तुमसे दूर जाता तो तुम्हें हमेशा के लिए खो देता। आदित्य काव्या से नजरें हटाकर सामने की ओर देखता है, जिसमें अब तक प्रियंश और काव्या की फोटो दिख रही थी। आदित्य उठकर प्रोजेक्टर को गुस्से से फेंक देता है। प्रोजेक्टर टुकड़ों में बढ़ जाता है। आदित्य एकदम चिल्लाते हुए कहता है, अगर मुझसे दूर होने का इतना ही डर है तो तुम उसके करीब क्या कर रही थी? तुम्हें नहीं पता तुम्हें उसके करीब देखकर मेरा दिल किस तरह जल रहा है, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। बोलते हुए आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के सामने फिर एक बार प्रियंश और काव्या का एक दूसरे को गले लगना याद आता है। आदित्य गुस्से से मुट्ठी कस लेता है। उसकी नसें हाथ पर उभरने लगती हैं। वो आंखें खोलकर दरवाज़ा खोल सीधे कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में वो एक कमरे के अंदर जाता है। रॉकी पहले से ही उस कमरे में मौजूद था। आदित्य आगे जाकर चेयर पर बैठ जाता है। उसके सामने प्रियंश कुर्सी में रस्सी से बंधा हुआ था। प्रियंश ने इस वक्त हाफ टी शर्ट पहना था, जिससे उसके हाथों पर काव्या का नाम साफ दिख रहा था। ये देखते ही आदित्य अपनी जलती नज़रों से रॉकी को देखता है। रॉकी तुरंत वहां से जाकर आग पर सेका एकदम लाल रॉड लेकर आता है। आदित्य रॉड को लेकर सीधे प्रियंश के हाथ पे, जहां काव्या का नाम लिखा था, वहां रखता है। प्रियंश की दर्दनाक चीख निकल जाती है। आदित्य रॉड को कसते हुए सर्द आवाज में, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, मेरी वाइफी को छूकर, उसके लिए एहसास जगाकर। उसे छूने का, प्यार करने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। प्रियंश अपने हाथ को देखते हुए दर्द से तड़पने लगता है। जलती रॉड से प्रियंश का हाथ जल जाता है, जिससे काव्या का नाम पूरी तरह से मिट जाता है। दूसरी ओर रात के अंधेरे में एक लड़का अपनी गोद में लड़की को उठाकर मंदिर की ओर बढ़ता है।
लड़की का चेहरा इस वक्त बालों से ढका हुआ था और लड़के ने खुद को मास्क और कैप से ढक रखा था। सीढ़ियों से चढ़कर वो मंदिर के अंदर चला जाता है। लड़की को दीवार से टेक कर बिठाते हुए उसके चेहरे से बालों को हटाता है। बाल हटाते ही एक मासूम सा चेहरा दिखता है जो स्वरा का था। वो लड़का स्वरा के चेहरे पर पानी छिटकता है। पानी की बूंदें चेहरे पर पड़ते ही स्वरा धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही सामने वाले को देखकर, कौन हो तुम? स्वरा के बोलने पर भी वो कुछ नहीं बोलता। स्वरा उसका कैप निकालती है, फिर उसके मास्क को निकाल देती है। उसे देखते ही स्वरा उसे जोर से धक्का देकर कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? स्वरा के सामने कोई और नहीं, रोहान था। रोहान खुद को संभाले ठीक से बैठकर कहता है, कौन है वो जिसने तुम्हें किडनैप किया? स्वरा एकदम से गुस्से से कहती है, कोई भी हो, तुम्हें उससे क्या? और वैसे भी उसने मुझे कोई किडनैप नहीं किया। मैं खुद अपनी मर्जी से वहाँ गई थी। अगर किसी ने किडनैप किया है तो वो हो तुम। रोहान कसकर स्वरा के कंधे को पकड़कर गुस्से में जवाब देता है, हाँ, मैंने तुम्हें किडनैप किया है क्योंकि मुझे माँ ने तुम्हें लाने के लिए कहा है। मैं नहीं जानता कि तुमसे उन्हें कौन सा लगाव हो गया। वो तुम्हें बहुत याद कर रही है, इसीलिए तुम अब मेरे साथ जाओगी। इतना बोलते हुए रोहान स्वरा का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगता है। स्वरा खुद को छुड़ाते हुए, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। रोहान पीछे मुड़कर स्वरा को देखता है। स्वरा कुछ सोचते हुए कहती है, किस हक से मैं वहाँ जाऊँ? मेरा वहाँ कोई नहीं है और ना ही मेरा उस घर से कोई रिश्ता है। रोहान स्वरा को देखता रहता है। अगली सुबह काव्या की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो उठकर बैठ जाती है। बेड पर नज़र डालती है तो उसके अलावा कोई नहीं होता। ये देखकर काव्या बेड से उठकर वॉशरूम चली जाती है। कुछ ही देर में वो रेडी होकर बाहर आती है तो उसकी नज़र सीधे टूटकर बिखरे हुए प्रोजेक्टर पर पड़ती है। काव्या प्रोजेक्टर के टुकड़ों को उठाकर एक साइड रखते हुए खुद से कहती है, लगता है अब तक इनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? अचानक प्रिंस ने गले लगा लिया तो मैं क्या करती? गुस्सा तो ऐसे हो गए जैसे मैंने ये सब जानबूझकर किया हो। काव्या अब आईने के सामने जाकर खड़ी होकर कहती है, पता नहीं किस उल्लू के पट्टे ने ये सारी फ़ोटोज़ उन्हें भेज दी। अगर वो मुझे मिला तो छोड़ूंगी नहीं उसे। बोलते बोलते काव्या की नज़रें अपने शरीर पर पड़ती हैं, जहाँ जगह जगह आदित्य की बेरहमी से काटने के निशान थे। काव्या निशान को देखकर मुंह बनाकर कहती है, ऐसे भी कोई काटता है? क्या मैं कोई खाने की चीज़ हूँ जो बाइट पे बाइट करते चले गए? इतना ही भूख लगी थी तो पहले खाना खा लेते, फिर गुस्सा निकालते। लेकिन नहीं, इन्हें तो अपना रूडली बिहेवियर पहले दिखाना था। काव्या अपनी गर्दन को अच्छी तरीके से बालों से कवर करती है, फिर नीचे चली जाती है। सभी डाइनिंग एरिया में बैठे थे। काव्या जाकर सबके साथ बैठ जाती है। सब नाश्ता कर ही रहे थे, तभी अनुराग दरवाजे की तरफ हैरानी से देखते हुए, रोहान? अनुराग के एक शब्द से सबकी नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती है। जैसे ही सब सामने देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरवाजे पर रोहान स्वरा का हाथ पकड़कर खड़ा था और स्वरा सिर झुकाए खड़ी थी। स्वरा की मांग में सिंदूर था। सभी जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ चले जाते हैं। अरुणी देवी आगे बढ़कर कहती हैं, ये सब क्या है रोहान? रोहान बिना किसी भाव के कहता है, दादी, हम दोनों ने शादी कर ली। ये सुनकर तो सभी को झटका लगता है। अमरजीत रोहान पर भड़कते हुए कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम ऐसे कैसे शादी कर सकते हो? अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? और इस बच्ची की भी उम्र नहीं हुई है शादी करने की। अरुणी देवी अमरजीत का साथ देते हुए कहती हैं, बिल्कुल, अमर बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप दोनों की शादी की उम्र नहीं हुई है। रोहान लापरवाही में कहता है, मैं 24 का हो चुका हूँ और शादी करने की उम्र 21 होती है। रोहान का ऐसा जवाब सुनकर सभी उसे और स्वरा को हैरानी से देखने लगते हैं। स्वरा अब तक सिर झुकाए खड़ी थी, बिल्कुल एक बुत की तरह। कोई इससे आगे कोई सवाल करता उससे पहले ही रोहान कहता है, मुझे कोई बहस या ड्रामा नहीं चाहिए। अब से स्वरा मेरी वाइफ है और वो इसी घर में मेरे साथ रहेगी। इतना बोलते ही रोहान स्वरा को लेकर सीधे अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अनुराग अचानक से कहता है, ये रोहान को क्या हो गया? सभी अब बस रोहान को देखते रह जाते हैं। वैसे तो सभी को ही स्वरा पसंद थी, लेकिन दोनों को रिश्ते की समझ अब तक नहीं थी, जिसकी वजह से ये परेशानी की वजह बन चुकी थी। वहीं रोहान स्वरा को अपने कमरे में लेकर आता है। स्वरा खुद को छुड़ाकर रोहान से दूर हो जाती है। रोहान एक नज़र स्वरा को देख वॉशरूम जाता है। कुछ ही देर में वो बाहर आता है। स्वरा रोहान के सामने खड़ी होकर कहती है, मैं इस शादी को नहीं मानती। रोहान बिना स्वरा को देखे बेड पर बैठकर कहता है,
हाँ, तो मैंने तुम्हें ये शादी मानने के लिए कहा भी नहीं है। तुम्हें बस रिश्ता चाहिए था इस घर में रहने के लिए, जो मैंने बना दिया। अब तुम यहाँ मेरी वाइफ बनकर रहोगी और यहाँ से फिर से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे जाने से मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी माँ और भाभी को बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए तुम जितना भागोगी हर जगह मुझे पाओगी। स्वरा घूर कर रूहान को देखती है, फिर उसके पूरे कमरे को देखते हुए कहती है, मुझे तुम्हारा कमरा पसंद नहीं है, मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं रहने वाली। उसके इतना कहते ही रूहान स्वरा का हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे स्वरा सीधे रूहान के ऊपर गिर जाती है। स्वरा रूहान को देखने लगती है तो वहीं रूहान कहता है, तुम्हारी पसंद से मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें पसंद आए या ना आए, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। इतना बोलते ही रूहान स्वरा की आंखों में देखने लगता है। इधर हॉस्पिटल में आदित्य डॉक्टर की केबिन में चेयर पर बैठा हुआ था। डॉक्टर कुछ रिपोर्ट को देख रहे थे। कुछ देर तक चेक करने के बाद डॉक्टर रिपोर्ट को टेबल पर रखकर कहते हैं, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा काव्या की कंडीशन ठीक हो चुकी है। अब उस पर ऐसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन डॉक्टर के लेकिन कहते ही आदित्य डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर गहरी सांस लेते हुए, ध्यान रखना कि काव्या वो पिल्स दोबारा ना ले। उस पिल्स की एक गोली भी उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इस पर आदित्य कुछ नहीं कहता और सीधे उठकर केबिन से बाहर निकल जाता है। कार में आदित्य बड़े गौर से काव्या की रिपोर्ट्स को देख रहा था। इधर श्रेष्ठा रूहान के कमरे में जाती है तो देखती है रूहान लैपटॉप पर कुछ कर रहा था और स्वरा फोन पर मूवी देखने में बिजी थी। श्रेष्ठा सीधे जाकर स्वरा के गले लग जाती है और परेशानी भरी आवाज़ में कहती है, कहाँ चली गई थी तुम स्वरा? तुम्हें पता है हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसे कोई अपनी दी को छोड़कर जाता है? कहते हुए श्रेष्ठा स्वरा से अलग होती है। स्वरा कान पकड़कर कहती है, सॉरी दी। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए स्वरा के गाल पर हाथ रख लेती है। स्वरा फ़ोन बंद करके श्रेष्ठा को बैठने को कहती है। श्रेष्ठा बैठकर रूहान को देखते हुए कहती है, तुम दोनों ने शादी क्यों की? स्वरा झट से कहती है, मैंने नहीं, इसने मुझसे ज़बरदस्ती। वो इतना ही बोलती है कि रूहान एकदम से कहता है, भाभी मैंने कहा ना, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, और वैसे भी ये हम दोनों के आपस का मामला है। स्वरा की तो बात ही अधूरी रह जाती है। वहीं श्रेष्ठा की बोलती बंद हो जाती है। तभी मायावती भी अंदर आते हुए कहती हैं, रूहान मैंने आपको स्वरा को लाने के लिए कहा था, उससे शादी करने के लिए नहीं। रूहान एक नज़र मायावती को देखकर फिर एक बार लैपटॉप में बिना कोई जवाब दिए काम करने लगता है। थोड़ी देर तक मायावती स्वरा और रूहान को देखती हैं, फिर कमरे से निकल जाती हैं। श्रेष्ठा भी बाहर चली जाती है। स्वरा रूहान को देखते हुए धीरे से खुद में बड़बड़ाने लगती है, भगवान जी, आखिर क्या गुनाह किया था मैंने जो इससे शादी करवा दी? इतना खड़ूस पति देने से अच्छा आइसक्रीम का ठेला ही दे देते। कम से कम मैं आराम से बैठकर रोज़ उसके मज़े तो लेती। कहते हुए स्वरा मुंह बना लेती है। काव्या और अनु दोनों कमरे में खेल रहे थे। तभी अनु को काव्या की गर्दन पर लव बाइट्स के निशान दिखते हैं। अनु बड़े गौर से देखते हुए, बड़ी मम्मा, आपकी नेक पर किसी ने बाइट किया है? काव्या लव बाइट्स को छूते हुए अनु को देखकर कहती है, आपको पता है अनु, यहाँ पर एक बड़ा सा मच्छर है जो हर बार गुस्सा होने पर मुझे ऐसे ही बाइट करता है। अनु क्यूरियस होकर पूछती है, कितना बड़ा मच्छर है? काव्या अपने हाथ को फैलाते हुए, इतना नहीं, इतना नहीं, नहीं, इतना बड़ा। बोलते हुए काव्या अपने दोनों हाथों को पूरा फैला देती है। अनु हैरानी से एकदम से खड़ी होकर कहती है, इतना बड़ा मच्छर है और खड़ूस बड़े पापा उसे भगा भी नहीं रहे। आदित्य के लिए खड़ूस शब्द सुनकर काव्या अनु को देखने लगती है। अनु अब भी परेशानी में कहती है, मैं ना पापा को कहकर उस बड़े से मच्छर को यहाँ से भगवा दूंगी, ओके? तब तो वो आपको बाइट नहीं करेगा। काव्या मुस्कुराते हुए अनु के गालों को खींचते हुए, सो स्वीट, आपको हमारी कितनी फिक्र है, कहकर अनु के गाल को छोड़ देती है। कुछ देर तक खेलने के बाद अनु वहाँ से चली जाती है। अनु के जाते ही काव्या फ़ोन उठाकर आदित्य को कॉल करने लगती है। रिंग होते रहता है लेकिन उधर से कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। काव्या मायूस होकर फ़ोन को देखने लगती है। रात के वक्त डिनर के बाद काव्या कमरे में आती है। वो फ़ोन उठाकर आदित्य को कॉल करने ही वाली होती है कि कमरे का दरवाज़ा खुलता है। काव्या उस तरफ देखती है तो आदित्य आया होता है। उसे देखते ही काव्या दौड़कर सीधे उसके गले लग जाती है। काव्या गले लगे हुए, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको तब से कॉल कर रही हूँ। सुबह से पता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। आदित्य कोई जवाब नहीं देता। काव्या उससे अलग होकर उसे देखने लगती है। आदित्य काव्या का हाथ पकड़कर बेड की तरफ ले जाकर उसे बिठाता है
फिर फर्स्ट एड बॉक्स लाकर काव्या के जख्मों पर दवाई लगाने लगता है। काव्या एकटक आदित्य को देखने लगती है। सारे जख्मों पर दवाई लगाने के बाद आदित्य काव्या की गोद में सिर रखकर अपना चेहरा काव्या के पेट में छुपा लेता है। काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य के बालों को सहलाने लगती है। बहुत देर तक आदित्य काव्या के चेहरे को देखने लगता है जो उसे ही देख रही थी। गोद से हटकर आदित्य काव्या को लेटाकर खुद उसके बगल में लेटकर बहुत करीब कर लेता है। आदित्य काव्या के हाथ को पकड़कर आंखों में देखते हुए कहता है, वाइफी, तुम्हें मेरी कसम है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोबारा वो पिल्स नहीं लोगी, पिल्स को हाथ तक नहीं लगाओगी। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, आपकी कसम, मैं वो पिल्स को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। आदित्य एकदम गिल्टी होकर कहता है, कल बहुत दर्द दिया है ना मैंने तुम्हें। काव्या ना में जल्दी से सिर हिला देती है। आदित्य काव्या की गर्दन को पीछे से पकड़कर एक दूसरे का सिर जोड़कर आंखें बंद करके कहता है, वाइफी, मैं सच में ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हें किसी और के साथ देख नहीं सकता। पता नहीं कैसे मैंने गुस्से में इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया। खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश मैं कर रहा था, लेकिन मैं कर ही नहीं पाया। काव्या की आंखें नम सी हो जाती हैं। वो रोंदू आवाज़ में कहती है, इतना गुस्सा करते हैं कि मुझे खाने की तरह खाने लगते हैं। और कल आपने मुझे बहुत ज़ोर से कमर पर पकड़ा, ऐसे इतने प्यारे कमर का आपने नुकसान कर दिया। आपको पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से अपनी कमर को इतना अच्छा बनाया है। रोज़ सुबह 4 बजे उठकर जॉगिंग पर जाना, मेरी पानी पूरी को टच तक नहीं करना, हरी पत्तियां खाना, इतना कुछ किया फिर ऐसी कमर मिली है। और आपने कल मेरी मेहनत को अपने हाथों से ऐसे निचोड़ा कि कमर का तो बैंड ही बच गया। और कहते हुए काव्या आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए, तुम ऐसी क्यों हो वाइफी? काव्या आदित्य के सीने में छुपकर कहती है, जैसी भी हूँ मैं सिर्फ आपकी हूँ। दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी सी छा जाती है। अचानक ही काव्या आदित्य के सीने से लगे हुए कहती है, एक गलतफहमी रिश्ते को चकनाचूर करके रख देती है। कल जब मैं यहाँ आई तो आपके मुंह से मोहब्बत में दगा सुनते ही जैसे मेरा दिल बैठ गया था। एक विश्वास ही तो है जो रिश्ते को जोड़े रखता है। अगर आपको ये लगा कि मैं आपको धोखा दे रही हूँ तो मैं सफाई में कभी कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूँ। उसे किसी को साबित करना मेरे उसूलों के खिलाफ है, चाहे सामने मेरा प्यार ही क्यों ना हो। मैं अपनी झूठी धोखेबाजी का कोई सबूत नहीं दूंगी। आदित्य काव्या की आंखों में देखने लगता है। आदित्य कुछ नहीं कहता और फिर एक बार काव्या को अपने सीने में छुपाकर आंखें बंद कर लेता है। आदित्य मन ही मन कहता है, अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। अनजाने में कहीं शब्द का तुम पर बहुत अच्छा असर पड़ा है। इंतज़ार है तो कल का, बहुत कुछ बदल जाएगा। रिश्ते टूटने लगेंगे, बिछड़ने लगेंगे, शायद तुम भी पूरी तरह टूट जाओ, लेकिन रिश्तों का टूटना बहुत ज़रूरी है। कहते हुए आदित्य काव्या के माथे को चूम लेता है और कसकर पकड़ अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी नाश्ता कर रहे होते हैं। काव्या की नज़र बस प्रीत पर थी, क्योंकि प्रीत के चेहरे पर परेशानी साफ छलक रही होती है, जो काव्या कब से देखे जा रही थी। नाश्ता होते ही काव्या प्रीत से बात करने के लिए जाने को होती है कि प्रीत सीधे स्टडी रूम की तरफ चली जाती है। प्रीत को उधर जाता देख थोड़ा क्यूरियस होकर काव्या भी स्टडी रूम की तरफ चली जाती है। स्टडी रूम में आदित्य रॉकी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे ही रहा था कि तभी प्रीत सीधे जाकर आदित्य का हाथ पकड़कर कहती है, प्लीज़ आदित्य, प्रिंस को छोड़ दो, उससे गलती हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आदित्य सर्द नज़रों से अपने हाथ की ओर देखता है। जैसे ही प्रीत की नज़र आदित्य की नज़रों पर पड़ती है तो वो झट से आदित्य के हाथ को छोड़ देती है। आदित्य बिना प्रीत की ओर देखे, गलती करने से पहले उसे रोकना चाहिए था। उसने मेरे और वाइफी के बीच आने की कोशिश की है, इसकी सज़ा तो उसे ज़रूर मिलेगी। प्रीत गिड़गिड़ाते हुए, नो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, वो तुम दोनों के बीच बिल्कुल नहीं। प्रीत इतना ही बोलती है कि आदित्य ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, तो उसने मेरी वाइफी को गले क्यों लगाया? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई वाइफी को छूने की? प्रीत अचानक से सहम सी जाती है। वहीं आदित्य के इतना कहते ही पीछे से आवाज़ आती है, प्रिंस ने मुझे गले नहीं लगाया था। आदित्य और प्रीत दोनों उस ओर देखने लगते हैं। पीछे काव्या खड़ी होती है। काव्या थोड़ा आगे आकर कहती है, प्रिंस ने मुझे गले नहीं लगाया, बल्कि मैंने उन्हें गले लगाया था। ये सुनते ही आदित्य अपनी मुट्ठियां कस लेता है। वहीं प्रीत हैरानी से काव्या को देखती है, क्योंकि उसे काव्या ने पहले ही बता दिया था कि प्रियंश ने अचानक से उसे गले लगा लिया था।
आदित्य आंखें बंद करके सर्द आवाज में, वाइफी, ऐसे कोई झूठे शब्द मत बोलो जो हमारे रिश्ते पर असर पड़े। काव्या कुछ देर तक तो आदित्य को देखती है, फिर जिद करते हुए कहती है, मैं झूठ नहीं सच कह रही हूँ। मैं ही थी जिसने प्रिंस को छुआ था, मैं ही थी जो उसके पास गई थी, मैं ही थी जिसने उन्हें गले लगाया था। प्रीत काव्या को देख अपने मन में कहती है, काव्या तुम ये क्या कर रही हो? अपने रिश्ते को इस तरह तुम दांव पर क्यों लगा रही हो? काव्या एकटक बस आदित्य को देखती रहती है, जो आंखें बंद किए मुट्ठी कसे खड़ा था। काव्या के कान पर आदित्य की बीती बात सुनाई देने लगती है, वाइफी, अगर किसी ने हमारे बीच आने की कोशिश की तो मैं उसकी जान अपने हाथों से लूंगा। वहीं आदित्य आंखें खोलकर काव्या की आंखों में देखने लगता है। काव्या आदित्य की आंखों में देख सहम सी जाती है। आदित्य धीरे धीरे काव्या की ओर बढ़ने लगता है। आदित्य को बढ़ता देख काव्या अपने कदम पीछे करने लगती है। प्रीत बीच में ही कहती है, आदित्य, काव्या झूठ कह रही है, तुम प्लीज उसकी बात मत सुनो। प्रिंस ने जो किया वो बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उसे समझा दूंगी वो काव्या से दूर रहे। प्रीत के किसी भी कहने का असर आदित्य पर नहीं होता। काव्या कदम पीछे करते करते दीवार से होकर सट जाती है। आदित्य काव्या के एकदम करीब जाकर अपने दोनों हाथ दीवार पर काव्या के इर्द गिर्द रखता है। काव्या आदित्य की आंखों में देखती रहती है। आदित्य काव्या की तरफ झुककर उसके कान के बिल्कुल पास जाकर कहता है, उसने तुम्हें मुझसे छीन ही लिया। तुम्हें याद है वाइफी, मैंने क्या कहा था? अगर तुम्हें मुझसे किसी ने छीनने की कोशिश की तो? कहते हुए आदित्य काव्या के कान पर किस कर लेता है। आदित्य पीछे हटकर, नाउ आई प्रूव्ड दैट। काव्या आदित्य को देख झट से कहती है, नो, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आदित्य काव्या के होंठों को सहलाते हुए, मैं करूँगा वाइफी। पहले मुझे लगा उसने बस हमारे बीच आने की कोशिश की, इस बात के लिए मैं उसे छोड़ भी देता, लेकिन उसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की है, सो उसे मरना होगा। आदित्य काव्या के होंठों से उंगली हटाकर उसके माथे पर झुककर किस करता है। फिर आदित्य रॉकी की ओर देखकर, वीर को बोल दो हमें 1 घंटा लेट हो जाएगा, क्योंकि मौत का मंजर जल्द खत्म नहीं होने वाला। इतना कहते ही आदित्य एक नज़र काव्या को देखता है और स्टडी रूम से बाहर निकलने लगता है। तभी रॉकी, बॉस हमें ऑफिस जाना होगा, बिकॉज मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आदित्य रुककर बिना रॉकी को देखे, ओके, बॉडीगार्ड को अलर्ट कर दो कि प्रियंस राठौर की अच्छे से देखभाल करे, उसकी मौत जल्द उससे मिलने आएगी। आदित्य आगे बढ़ जाता है। रॉकी ओके बोलकर कॉल करते हुए आदित्य के पीछे चला जाता है। प्रीत धम से घुटनों के बल बैठ जाती है। काव्या प्रीत की तरफ जाकर प्रीत के पास खुद भी घुटनों के बल बैठ जाती है। प्रीत खोए हुए, काव्या, प्रिंस सच में तुम दोनों के बीच कभी नहीं आना चाहता। काव्या प्रीत के चेहरे को अपने हाथों में भरकर, मुझे अच्छे से पता है प्रीत कि प्रिंस ऐसा नहीं है, तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। प्रीत असमंजस में काव्या को देखने लगती है। काव्या उम्मीद भरी हाँ में सिर हिला देती है और उठकर सीधे स्टडी रूम से बाहर निकल जाती है। काव्या सीढ़ियों से होते हुए विला से बाहर निकल जाती है। बाहर जाते ही उसे माया दिखती है। वो सीधे जाकर माया से कहती है, माया मुझे वहाँ लेकर चलो जहाँ प्रियंश को रखा गया है। माया अपना फ़ोन निकाल कर, ओके मैम, पहले मैं बॉस से पूछ लेती हूँ। इतना बोलते ही माया कॉल लगाती है। उधर से कोई उठाता उससे पहले ही काव्या माया से फ़ोन छीनकर दूर फेंक देती है। माया एक नज़र फ़ोन को देखती है, फिर काव्या को देखने लगती है तो एक कदम पीछे हो जाती है। इस वक्त काव्या बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, जिसे देख एक पल के लिए माया भी डर जाती है। काव्या माया पर चिल्लाते हुए, मैंने तुम्हें जो कहा है वो करो। माया जल्दी से कार की तरफ बढ़ती है और कार का दरवाज़ा खोलती है। काव्या कार में बैठती है। माया आगे वाली सीट पर बैठती है। दोनों के बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। कुछ ही देर में कार एक घर के सामने रुकती है। काव्या जल्दी से कार से उतरकर अंदर जाती है। चारों तरफ बॉडीगार्ड तैनात थे जो काव्या को बिल्कुल नहीं जानते थे। काव्या को देखते ही 2 बॉडीगार्ड सामने खड़े हो जाते हैं। काव्या दोनों को गुस्से से घूरती है। तभी पीछे से माया की आवाज़ आती है, मैम को जाने दो। बोलते हुए माया दोनों को कुछ इशारा करती है। दोनों रास्ते से हट जाते हैं। उनके हटते ही काव्या दौड़कर उस घर के अंदर जाती है। उस घर में बस एक ही बहुत बड़ा हॉल जैसा कमरा था। काव्या देखती है तो चारों तरफ अंधेरा था। बस एक बल्ब प्रियंश के ऊपर जल रहा था। काव्या प्रियंश की तरफ जाकर उसकी रस्सी को खोलने लगती है। किसी के होने के एहसास से प्रियंश की आंखें खुलती हैं। काव्या को देख प्रियंश जल्दी से कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? काव्या प्रियंश के हाथों की रस्सी खोलकर,
हमें यहाँ से जाना होगा। बोलते हुए काव्या प्रियंश का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगती है। उनके बाहर निकलते ही बॉडीगार्ड प्रियंश पर गन पॉइंट करता है। ये देखकर काव्या प्रियंश के आगे खड़ी हो जाती है। इधर माया कॉल पर, बॉस, मैम प्रियंश राठौर को यहाँ से छुड़ा कर ले जा रही हैं। फ़ोन पर उधर से आदित्य कहता है, कुछ भी करो बट वाइफी को कुछ नहीं होना चाहिए। काव्या चारों ओर देखकर अपने मन में कहती है, मुझे पता है इस वक्त जो मैं करूँगी वो बहुत गलत होगा, लेकिन इसके सिवाय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। काव्या प्रियंश के एक हाथ को थाम दूसरे हाथ से खुद पर गन पॉइंट करती है। ये देखते ही प्रियंश हैरान रह जाता है। वहीं माया जोर से चिल्लाती है, एवरीवन बैक ऑफ। सभी बॉडीगार्ड पीछे हटने लगते हैं। काव्या को कमरे के अंदर जमीन पर गन मिली थी जो शायद किसी से गलती से छूट गई थी। काव्या सबको देखते हुए कार की तरफ जाकर प्रियंश को बैठने के लिए कहती है। तभी प्रियंश कहता है, काव्या ये आप गलत कर रही हैं। काव्या प्रियंश को घूरकर गुस्से से चिल्लाती है, चुपचाप कार में बैठिए। प्रियंश जल्दी से कार में बैठता है तो काव्या सबको देखते हुए कहती है, अगर किसी ने मेरे पीछे आने की कोशिश की तो मैं खुद को शूट कर दूंगी। माया हैरानी से काव्या को देखने लगती है। काव्या ड्राइविंग सीट पर बैठ तेज रफ्तार में कार लेकर वहां से चली जाती है। वहीं सभी बॉडीगार्ड्स और माया देखते रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का गुस्से से कांच की टेबल को लात मारकर चिल्लाते हुए, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कैसे भाग गई वो। फिर बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए, मैं 2 दिन के लिए बाहर क्या चला गया, तुम लोगों से एक 21 साल की लड़की नहीं संभाली गई। सभी बॉडीगार्ड सिर झुकाए हुए खड़े थे। किसी के मुंह से चू तक नहीं निकल रही थी। वो लड़का अपने रूम में जाकर सामने देखते हुए, सोनम, तुमने यहाँ से भागकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, पर तुम्हें तो मेरी दीवानगी पसंद ही नहीं आती। अब तक मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा था, लेकिन अब तुम भैरव अरोरा का असली रूप देखोगी। बोलते हुए भैरव हंसने लगता है। इधर काव्या ड्राइव कर ही रही थी, तभी उसे पीछे से एक कार दिखती है। कार देखते ही काव्या स्पीड बढ़ा देती है। काव्या की कार के चारों ओर अचानक बहुत सारी गाड़ियां रुकती हैं। काव्या ब्रेक मारकर कार को तुरंत रोक लेती है। चारों तरफ देख काव्या बाहर निकलती है और फिर एक बार अपने आप पर गन पॉइंट करती है। प्रियंश भी बाहर निकलता है। काव्या चारों ओर देखती है। एक तरफ गाड़ियां थीं तो दूसरी तरफ खाई। काव्या फिर एक बार प्रियंश का हाथ पकड़ लेती है। प्रियंश चारों ओर देखते हुए, काव्या ये आप क्या कर रही हैं? आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। इस पर काव्या कोई जवाब नहीं देती। सभी गाड़ियों से बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं। फिर एक कार का दरवाज़ा खुलता है और आदित्य बाहर आता है। आदित्य को देखते ही काव्या के हाथों से गन छूटकर गिर जाती है। आदित्य काव्या को देखता है, फिर उसके प्रियंश को पकड़े हुए हाथ को। काव्या आदित्य की नज़रों का पीछा करते हुए देखती है तो तुरंत प्रियंश का हाथ छोड़ देती है। आदित्य दोनों की ओर बढ़ने लगता है। आदित्य के बढ़ते कदम के साथ काव्या की धड़कनें भी बढ़ रही थीं। प्रियंश पर आदित्य को देख रहा था। आदित्य प्रियंश की ओर बढ़ने लगता है कि काव्या बीच में आकर खड़ी हो जाती है। आदित्य सर्द नज़रों से काव्या को देखता है। काव्या आदित्य की आंखों में देखते हुए, प्लीज़ इन्हें जाने दीजिए। आपको सज़ा देनी है तो मुझे दीजिए। आदित्य काव्या के हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे काव्या सीधे आदित्य के सीने से लग जाती है। प्रियंश अपने कदम पीछे करने लगता है। माया जल्दी से आगे बढ़ती है। आदित्य काव्या को पकड़कर माया को देता है। माया काव्या को पकड़ लेती है। काव्या खुद को छुड़ाने लगती है। आदित्य प्रियंश की ओर बढ़ने लगता है। प्रियंश पीछे हटते हटते खाई के छोर पर पहुंच जाता है। आदित्य एकदम से प्रियंश के करीब पहुंच जाता है। काव्या जोर से चिल्लाती है, प्लीज़ छोड़ दीजिए उन्हें। आदित्य बिना मुड़े, वाइफी को यहाँ से लेकर जाओ। माया खींचते हुए काव्या को लेकर जाने लगती है। काव्या खुद को छुड़ाते हुए, छोड़ो मुझे। प्रियंश आदित्य की ओर झुककर उसके कान में कुछ बोलता है और पीछे हटकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कराने लगता है, जो आदित्य के सिवाय कोई नहीं देखता। ये देखकर आदित्य प्रियंश को जोर से धक्का देता है। इसके धक्का देते ही एक जोर की आवाज़ आती है, नहीं। काव्या दौड़कर उस ओर बढ़ती है। वहां पहुंचते ही आदित्य काव्या को पकड़ लेता है। प्रियंश खाई में हवाओं से होते हुए नीचे गिर रहा था। कुछ ही पलों में प्रियंश का दिखना बंद हो जाता है। काव्या धम से घुटनों के बल गिर जाती है और उस खाई में खोए प्रियंश को देखने लगती है। आदित्य की नज़रें काव्या पर ठहर जाती हैं। आदित्य स्टडी रूम में आंखें बंद करके सोफे पर टेक कर बैठा हुआ था। तभी विशाखा खाना लेकर आती हैं, टेबल पर रखती हैं। आदित्य आंखें खोलकर एक नज़र खाने को देखता है, फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। विशाखा कुछ देर तक आदित्य को देखती रही, फिर वहाँ से जाने लगती हैं।
तभी उन्हें आदित्य की आवाज़ आती है, वाइफी ने कुछ खाया? विशाखा के कदम एकाएक रुक गए। वो पीछे मुड़कर आदित्य को देखती हैं जो अब भी सोफे से टिककर आंखें बंद करके रखा था। विशाखा, नहीं। विशाखा के जवाब मिलते ही आदित्य गहरी सांस लेकर आंखें खोलता है। फिर विशाखा को देखते हुए कहता है, माँ, तो आपने ये उम्मीद कैसे कर ली कि मैं कुछ खाऊंगा? विशाखा आदित्य को देखती रह जाती हैं। कुछ वक्त बाद विशाखा खाने की प्लेट को वापस उठाती हैं और फिर आदित्य को देखते हुए कहती हैं, भले ही बचपन से हमने आपको परवरिश नहीं दी, प्यार नहीं दिया, अपनापन नहीं दिया, लेकिन हम आपको इतना ज़रूर जानते हैं कि आपने कभी रिश्तों को तोड़ना नहीं सीखा। लोग जो समझ रहे हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि प्लीज़ बच्चा, रिश्तों को जल्दी जोड़ लीजिए। हमें ये टूटे रिश्ते दिल में खंजर की तरह चुभ रहे हैं। आदित्य सोफे से उठकर विशाखा के पास जाता है और खाने की प्लेट उनके हाथों से लेकर साइड टेबल पर रखकर गले से लग जाता है। विशाखा अपने हाथ आदित्य की पीठ पर रख लेती हैं। कुछ देर तक गले लगने के बाद विशाखा आदित्य से अलग होकर कहती हैं, आदि, आप काव्या से एक बार बात कर लीजिए। अगर वो ऐसे ही रही तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। आदित्य हाँ में सिर हिला देता है। विशाखा वहाँ से चली जाती हैं। आदित्य खाने की प्लेट लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। कमरे के पास पहुंचकर कुछ देर तक वो कमरे को देखता है, फिर दरवाजे को धीरे से धक्का मारकर खोलता है। दरवाज़ा खुलते ही वो देखता है तो पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। आदित्य लाइट का स्विच ऑन करता है और अपने कदम बेड की दूसरी तरफ बढ़ा देता है। दूसरे साइड में बेड के नीचे काव्या घुटनों में अपना चेहरा छुपाए बैठी हुई थी। आदित्य घुटनों के बल बैठकर खाने को एक साइड रखता है और काव्या को देखते हुए कहता है, वाइफी। ऐसे ही आदित्य 2-3 बार काव्या को आवाज़ देता है, लेकिन काव्या कोई जवाब नहीं देती। आदित्य काव्या के हाथ को पकड़ता है। उसके हाथ पकड़ते ही काव्या ज़ोर से उसके हाथों को झटक देती है। आदित्य थोड़ा पीछे होकर काव्या को देखने लगता है, फिर अच्छे से बैठकर, वाइफी खाना खा लो। इस बार भी काव्या कोई जवाब नहीं देती तो आदित्य काव्या के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, प्लीज़ वाइफी खाना खा लो। काव्या सिर उठाकर आदित्य को देखती है। काव्या की आंखें एकदम लाल थीं और चेहरा पूरा मुरझाया हुआ था, जो ये दर्शा रहा था कि काव्या कितनी टूट चुकी है। काव्या को ऐसे देखकर आदित्य के दिल में दर्द सा उठता है। काव्या आदित्य के हाथों को देखती है और फिर अचानक ही जोर से उसे धक्का देती है। धक्का देने से आदित्य थोड़ा पीछे हो जाता है। काव्या गुस्से से कहती है, दूर रहिए मुझसे, मत छूइए मुझे अपने इन गंदे हाथों से। काव्या के ये बोलते ही आदित्य घुटनों के बल बैठकर, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, लेकिन प्लीज़ खाना खा लो। काव्या एक नज़र खाने को देखती है और फिर एक बार अपने चेहरे को घुटनों में छुपा लेती है। आदित्य काव्या को देखकर, प्लीज़ वाइफी, प्लीज़ खाना खा लो। आदित्य बोलने पर भी काव्या वैसी की वैसी रहती है। बहुत देर तक आदित्य वहीं बैठा काव्या को देखता रहता है, फिर हार मानकर उठकर खड़ा होकर सीधे कमरे से बाहर निकल जाता है। आदित्य स्टडी रूम में जाकर फिर एक बार सोफे पर आंखें बंद करके टिककर बैठ जाता है। आंखें बंद करते ही आदित्य को काव्या की गुस्से से भरा चेहरा दिखता है। उसके साथ ही उसके कानों में काव्या की आवाज़ गूंजने लगती है, बहुत नाज था हमें अपनी मोहब्बत पर, लेकिन आज हमें अपनी मोहब्बत से सिर्फ डर लग रहा है, सिर्फ डर। नहीं चाहिए हमें ऐसी मोहब्बत जो किसी बेगुनाह की मौत से होकर गुजरती है। नहीं चाहिए हमें ऐसी मोहब्बत। घिन होने लगी है हमें अपने आप से। आदित्य के कानों में काव्या की आवाज़ गूंज ही रही थी कि उसे अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस होता है। आदित्य आंखें खोलता है, लेकिन वैसा का वैसा ही बैठा रहता है। ध्रुव आदित्य के आगे आकर टेबल पर बैठ जाता है, आदित्य को देखते हुए, आर यू ओके? ध्रुव के सवाल पर आदित्य कोई जवाब नहीं देता। ध्रुव आदित्य के हाथ पर अपना हाथ रखता है। आदित्य ध्रुव को देखने लगता है तो ध्रुव खड़ा हो जाता है, तो आदित्य झट से ध्रुव के गले लग जाता है। ध्रुव आदित्य की पीठ पर हाथ रख देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीत के कमरे में बैल्कनी से चुपके से अंदर जाता है। वो अंदर जाकर देखता है तो प्रीत प्रियंश के फोटो को गले लगाए बेड से टिककर आंखें बंद करके बैठी थी। अर्जुन जाकर बेड पर बैठकर प्रीत के हाथ पर अपना हाथ रख देता है। उसके ऐसा करने पर भी प्रीत कोई रिएक्ट नहीं करती। अर्जुन प्रीत के दोनों हाथों को थामकर, जान प्लीज़ वापस चलो ना। प्रीत अपने हाथों को छुड़ाकर आंखें बंद करके ही कहती है, जिस घर ने मुझसे मेरे प्रिंस को छीन लिया उस घर में मैं एक कदम तक नहीं रखूंगी, रहना तो बहुत दूर की बात है। अर्जुन प्रीत को देखने लगता है। प्रीत अपनी आंखें खोलकर अर्जुन को देखती है, फिर अच्छी तरह से बैठकर अर्जुन को देखते हुए, आपने माँ की हालत देखी है?
जिंदा लाश बन गई हैं वो, ना कुछ खाती हैं ना पीती हैं और ना ही किसी से बात करती हैं। उनकी हालत का जिम्मेदार बस आपका वो घर है जिसमें मैं कुछ दिन पहले ही रहने गई थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसके बदले में मुझे इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अर्जुन को प्रीत के दुखों को देख दिल में दर्द होने लगता है। प्रीत, आप यहाँ से चले जाइए, वरना फिर पापा ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दुश्मनी की शुरुआत फिर से हो चुकी है, ये मत भूलिए। तो आइंदा से मुझसे मिलने मत आइएगा। अर्जुन दर्द भरी नज़रों से प्रीत को देखने लगता है। प्रीत तुरंत नज़रें फेर लेती है। अर्जुन थोड़ी देर तक प्रीत को देखता रहता है, फिर उठकर बैल्कनी की तरफ से चला जाता है। प्रीत अब बैल्कनी की तरफ देखने लगती है, फिर प्रियंश के फोटो को चूमकर फिर एक बार सीने से लगा लेती है। इधर सपना अपने कमरे में अनु के सिर को सहलाते हुए सुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी अनु कहती है, मम्मा हम पापा के पास कब जाएंगे? सपना अनु को कुछ देर तक देखती है, फिर उसके माथे को चूमकर, बच्चा कल आपका स्कूल है ना, अभी सो जाइए, हम बहुत जल्द पापा के पास जाएंगे। अनु सपना से लिपटकर आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में अनु सो जाती है। तभी सपना का फ़ोन रिंग होता है। सपना अनु को अच्छे से कवर करके उठती है और कॉल रिसीव करके कान पर लगाती है। उधर से अनुराग की आवाज़ आती है, अनु सो गई? सपना अनु को देखते हुए हाँ में जवाब देती है। फिर सपना अनुराग से, बहुत याद कर रही है आपको। इस पर अनुराग कहता है, और तुम? सपना अनुराग और अपनी शादी के फ़ोटो देखते हुए, आई लव यू, प्लीज़ जल्द से जल्द हमें ले जाइए, हमें आपकी बाहों में लिपट कर सोना है। सपना के ये कहते ही दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती। अनुराग कुछ देर तक वैसा का वैसा चुप रहता है, फिर कुछ ही देर में, गुड नाइट सपना। सपना खामोशी से फ़ोन को कान पर लगाए रहती है। कुछ ही वक्त में उधर से कॉल कट हो जाती है। सपना फ़ोन की स्क्रीन को देखती रह जाती है। इधर अपने कमरे में विशाखा एक फ़ोटो को गौर से देखे जा रही थी, जिसमें दो लड़कियों की मुस्कुराते हुए तस्वीर थी। एक लड़की तो खुद विशाखा थी और दूसरी नीलिमा। तस्वीर को देख विशाखा की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। विशाखा की आंखों के सामने 2 दिन पहले का मंजर सामने दिखने लगता है, जिसमें हॉल में राठौर परिवार सबसे गुस्से से व्यवहार कर रहे थे। इसी व्यवहार के बीच नीलिमा बोलती है, विश, तुम्हारे बेटे ने मेरे प्रिंस को मार दिया, तुम्हारा बेटा एक खूनी है। उसके इतना बोलते ही विशाखा एक जोर का थप्पड़ नीलिमा को मारती है और एकदम गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को खूनी बोलने की। विशाखा को जैसे ही नीलिमा को थप्पड़ मारना याद आता है, उसके दिल में दर्द सा उठता है। आखिर नीलिमा विशाखा की बेस्ट फ्रेंड थी, दोनों ने साथ में कॉलेज कंप्लीट किया था। जो हमेशा हंसी खुशी रहते थे, आज एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। विशाखा तस्वीर को देख ही रही थी कि तभी पृथ्वीराज उनके साथ आकर बैठ जाते हैं। पृथ्वीराज के बैठते ही विशाखा अपना सिर उनके कंधे पर रखती हैं। दोनों शांति से बैठे ही थे कि तभी हॉल से अर्जुन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। पृथ्वीराज और विशाखा पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर कमरे से निकल जाते हैं। हॉल में अर्जुन सीढ़ियों की तरफ नज़र डालकर चिल्लाए जा रहा था, आदि आदि। कुछ ही देर में ध्रुव और आदित्य बाहर आते हैं। अर्जुन तंज कसते हुए, आइए आइए मिस्टर आदित्य सिंघानिया। आदित्य सीधे जाकर अर्जुन के पास खड़ा हो जाता है। अर्जुन, बहुत मज़ा आ रहा होगा ना आदि तुझे, अपना पागलपन जो दिखाने में सफल हो गया। तुझे क्या लगता है एक तू ही है जो प्यार की मूरत है? आखिर क्या मिला तुझे अपनी जुनूनियत दिखाकर? रिश्तों की अहमियत भी पता है तुझे? कैसे पता होगा, हमेशा अकेला जो रहता आया है। मैं तो कहता हूँ तुझे कभी ठीक होना ही नहीं चाहिए था। काश कि तू हमेशा उन लोगों से दूर रहता। अर्जुन के ये कहते ही उसके गालों पर एक जोर का तमाचा पड़ता है। सभी हैरान होकर सामने देखते हैं। अर्जुन के सामने इस वक्त पृथ्वीराज खड़े थे, जो बहुत गुस्से में लग रहे थे। अरुणी देवी भी आगे बढ़कर अर्जुन को मारने को होती हैं कि आदित्य उनके हाथ को पकड़ लेता है और नाव में सिर हिलाता है। इस पर अरुणी देवी अर्जुन को देख चिल्लाते हुए कहती हैं, किसे आप रिश्ते की अहमियत सिखा रहे हैं? आदि को? अरे आदि ना होता तो आज प्रीत इस घर की बहू ना होती। आदि के कहने पर हमने आपकी शादी प्रीत से करवाई और आज आप उसी पर रिश्ते तोड़ने के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जिसने आपके रिश्ते को जोड़ा। फिर थोड़ा रुककर आदित्य की तरफ देखकर कहती हैं, अगर आदि ने कुछ किया है तो कुछ सोच कर ही किया है। हमें आदि पर पूरा भरोसा है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। अर्जुन अचानक से हंसने लगता है। वो एकदम हंसते हुए कहता है, ओह, तो अब ये महान आदि मरे हुए प्रियंश को वापस लेकर आएगा, क्योंकि अगर प्रियंश नहीं है मतलब दोनों परिवारों का रिश्ता तो कभी नहीं जुड़ने वाला। इसका मतलब तो यही हुआ कि आदि अब प्रियंश को जिंदा करके लाएगा।
ध्रुव कुछ बोलने को होता है कि आदित्य उसके हाथ को पकड़ लेता है। ध्रुव आदित्य को देखने लगता है तो आदित्य ध्रुव को आंखों में इशारे करके रोक लेता है। अर्जुन आदित्य के पास जाकर उंगली दिखाते हुए, एक बात हमेशा याद रखना आदि, तूने जो किया है ना वो बहुत गलत है और इस गलती की सज़ा मैं तुझे ज़रूर दिलाऊंगा। इतना बोलते ही अर्जुन तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। सभी आदित्य को देखकर अपने कमरे में चले जाते हैं। बस ध्रुव आदित्य के पास खड़ा था। आदित्य सामने देखते हुए कहता है, जितना सोचा था उससे ज़्यादा रिश्ते बिखर चुके हैं। फिर एकदम से मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन अच्छा है, जितने रिश्ते बिखरेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ध्रुव भी आदित्य को देख एक रहस्यमयी मुस्कान देता है। इधर रात में अनुराग स्टडी टेबल में जाता है, जहां देखता है कि आदित्य काव्या के हंसते हुए वीडियो में खोया हुआ था। काव्या के हंसने की आवाज़ पूरे स्टडी रूम में गूंज रही थी। अनुराग सीधे आदित्य के पास जाकर उसके पास वाली टेबल पर खाना रखता है। आदित्य सिर उठाकर अनुराग को देखता है। अनुराग बस आदित्य को देखता रहता है। आदित्य लैपटॉप बंद करके एक नज़र खाने को देखता है और फिर उससे नज़रें फेर लेता है। अनुराग आदित्य को नज़रें फेरते देखकर कहता है, भाई भाभी ने खाना खा लिया है। आदित्य सिर उठाकर फिर एक बार अनुराग को देखता है, फिर कहता है, तुम्हें मुझसे नफरत नहीं हो रही? मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ पर भी तो असर पड़ा है। मेरा प्यार मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। भाई तो अब मुझसे नफरत करने लगे हैं। अनुराग सीरियस होकर कहता है, मैंने भले आपको बहुत बाद में जाना है, लेकिन बहुत अच्छे से जाना है। आपने हमेशा वही किया जो परिवार की भलाई होती है। मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसा क्या है जिससे रिश्ता इतना टूटने के बावजूद आप कुछ नहीं कर रहे, पर हमें इतना पता है कि मेरे आदि भाई कभी गलत नहीं हो सकते। आदित्य अनुराग को देखता रहता है। अनुराग, मुझे पता है आप भाभी को ऐसे देखकर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, इसके बावजूद खुद को इतना नॉर्मल दिखा रहे हैं। भाई, मैं आपसे एक बार गले लगना चाहता हूँ। अनुराग की बात सुनकर आदित्य खड़ा होता है और अपनी बाहें फैला देता है। अनुराग झट से जाकर आदित्य के गले लग जाता है। अनुराग एकदम टाइटली पकड़ते हुए, आई मिस्ड यू सो मच भाई। बचपन से मैं आपसे बात करने के लिए, आपसे गले लगने के लिए बहुत तरसा हूँ। आदित्य शांत सा आंखें बंद करके खड़ा था। कुछ देर में दोनों अलग हो जाते हैं। आदित्य अनुराग को देखकर, तुमने खाना खा लिया? अनुराग कुछ नहीं बोलता। इस पर आदित्य अनुराग का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाता है, फिर खुद बैठकर खाना उठाकर एक चम्मच अनुराग की तरफ बढ़ा देता है। अनुराग चुपचाप आदित्य के हाथ से खाना खा लेता है। अनुराग भी आदित्य को खिलाने को होता है कि आदित्य उसके हाथ को रोक लेता है। अनुराग सवालिया नज़रों से आदित्य को देखता है। आदित्य, क्या सच में वाइफी ने खाना खा लिया? अनुराग हाँ में सिर हिलाते हुए, हाँ भाई, मैं खुद उन्हें खाना खिलाकर आया हूँ। आदित्य कुछ देर तक सोचते हुए कहता है, कैसे? आई मीन वो तो माँ के हाथों से भी नहीं खा रही थी। अनुराग एकदम से मुस्कुराते हुए कहता है, आपके लिए। फिर थोड़ा रुककर, जब मैंने उनसे कहा कि आप भूखे हैं, उनकी वजह से नहीं खा रहे, तो उन्होंने खा लिया और मुझसे कहा कि आपको भी खिला दें, और साथ में ये भी कहा कि आपको उनके लिए भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुराग की बात सुनकर आदित्य अनुराग के पकड़े हाथ को छोड़ देता है। अनुराग आगे हाथ बढ़ाकर आदित्य को खाना खिला देता है। अनुराग के जाने के कुछ देर बाद आदित्य स्टडी रूम से निकलकर अपने कमरे में जाता है। कमरे में पहुंचते ही वो देखता है तो काव्या अब तक वैसी ही बैठी थी। आदित्य काव्या के पास जाकर बैठ जाता है। वो काव्या को छूने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है, लेकिन एकदम से उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। उसके कानों में फिर एक बार काव्या के बोले गए शब्द गूंजने लगते हैं, छूइए मत मुझे अपने इन गंदे हाथों से। आदित्य अपने हाथों को पीछे कर लेता है। वो बड़े ध्यान से काव्या को देखने लगता है। इस वक्त भी काव्या का चेहरा घुटनों में छिपा हुआ था। उसकी सांसों की आवाज़ धीरे धीरे आ रही थी। आदित्य समझ जाता है कि काव्या सो चुकी है। आदित्य अपने मन में कहता है, तुम्हें ऐसे देखना मेरे दिल में ऐसे जख्म पैदा कर रहा है जिससे मैं रोज़ तड़प रहा हूँ। मन तो कर रहा है अभी मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर तुम्हारे सारे दुखों से तुम्हें आज़ाद कर दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक सुख भरे पल जीने के लिए दुखों का होना बहुत ज़रूरी है। ये बोल ही रहा था, तभी काव्या कसमसाते हुए अपना सिर उठाकर बेड से टिक जाती है। काव्या की बंद आंखें और उसके चेहरे को छुपाते बाल कुछ पल के लिए उसके दुखों को छुपा रहे थे। काव्या के चेहरे को देख आदित्य को जैसे एक सुकून मिलता है। अगली सुबह काव्या अपने दुखों के साथ बंद आंखें धीरे धीरे खोलती है।
आंखें खोल काव्या जैसे ही सामने देखती है, उसकी नज़र सीधे आदित्य की नज़र से टकरा जाती है। आदित्य अब तक काव्या को बड़े प्यार से देख रहा था। काव्या आदित्य से नज़रें फेर कर उठकर जाने लगती है। तभी पीछे से उसे आदित्य की आवाज़ आती है, नफरत हो रही है तुम्हें मुझसे? आदित्य के इस सवाल से काव्या के दिल में जैसे एक दर्द सा उठता है। काव्या बिना कोई जवाब दिए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। शार के नीचे आंखें बंद करके काव्या खड़ी हो जाती है। शार से गिरता पानी सिर से होकर नीचे जाने लगता है। इधर स्वरा वॉशरूम से एक टाल को लपेटे बाहर आती है। रूहान बेड पर बैठा अपना फ़ोन चला रहा था, तभी अचानक रूहान की नज़र स्वरा पर पड़ती है। स्वरा का भीगा बदन उस टाल में पूरी तरह से छिप नहीं रहा था। टाल उसके घुटनों के ऊपर था। रूहान स्वरा को देख ही रहा था कि झट से उससे नज़रें हटा लेता है। स्वरा अपने मग्न में गीले बालों को टाल से पोंछने लगती है। ना चाहते हुए भी रूहान की नज़र स्वरा पर ही जा रही थी। स्वरा उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। खुद को कंट्रोल करना अब रूहान के लिए मुश्किल हो जाता है, तो वो सीधे स्वरा के पास जाकर झट से कसकर उसकी कमर को पकड़कर कहता है, तुम्हें पता नहीं है या तुम्हारे अलावा कोई और भी रहता है जो एक लड़का है? तो ऐसे तुम्हें बाहर कैसे आ सकती हो? तुम्हें अक्ल नहीं है? स्वरा मुस्कुराते हुए रूहान के सीने पर हाथ फेरते हुए कहती है, अक्ल है इसीलिए तो टाल पहनकर बाहर निकली हूँ, वरना मैं तो ऐसे ही बाहर आ जाती। और वैसे भी जो लड़का इस कमरे में रहता है वो मेरा हस्बैंड है। सो मिस्टर हैंडसम हस्बैंड, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तुम मुझे पूरी तरह से देख सकते हो। बोलते हुए स्वरा अपनी टाल को खोलने के लिए हाथ बढ़ाती है। रूहान स्वरा की कमर को छोड़ दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाते हुए, यू इडियट गर्ल, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या किए जा रही हो? स्वरा खुद के हाथों को छुड़ाकर, कल तो तुम बहुत बोले जा रहे थे हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो फिर अब क्या हुआ? मैं तो वही कर रही हूँ जो हस्बैंड वाइफ में होता है। रोहान स्वरा को देखकर सीधे कमरे से बाहर निकल जाता है। स्वरा उसे देखते हुए मन में कहती है, तुम्हारे दिमाग को मैं इतना खराब कर दूंगी कि तुम खुद मुझे यहाँ से जाने के लिए कह दोगे। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे यहाँ लाकर कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दिया है। वो पागल है, कुछ भी कर सकता है। इधर दत्ता मैंशन में सपना सोफे पर बैठी हुई थी। अनु स्कूल जा चुकी थी। शिखा आकर सपना के पास बैठ जाती है। सपना उन्हें देखते ही ठीक से बैठ जाती है। शिखा सपना को देखते हुए, क्या हुआ है बेटा, आप अचानक आधी रात को ही यहाँ आ गई? हमें तो बहुत डर लग रहा है, कहीं आपकी दामाद जी से झगड़ा तो नहीं हो गया? अपनी माँ को इतना सोचता देख सपना उनके दोनों हाथों को थाम लेती है और उनकी आंखों में देखते हुए कहती है, माँ आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। शिखा एकदम से परेशान होकर, तो फिर वहाँ आपको किसी ने कुछ कहा या कुछ ऐसा हुआ जो उन्हें पसंद नहीं आया? ऐसा है तो हम उनसे माफ़ी मांग लेंगे। सपना, माँ आप पहले बिल्कुल शांत हो जाइए, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, और आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? शिखा सपना के गाल पर हाथ रखकर, आपको पता है ना बेटा, हम एक मिडिल क्लास फैमिली हैं। आपका इस तरह ससुराल से आधी रात को घर आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मोहल्ले के कुछ लोग तो आपको यूँ आधी रात को देख तरह तरह की बातें बना रहे हैं, कहीं आपके कैरेक्टर पर शक कर रहे हैं, कहाँ हमारे परिवार को इतने बड़े खानदान से रिश्ता जोड़ने का नतीजा बता रहे हैं। सपना शांत सी शिखा की बातें सुनने लगती है। तभी अनु रोते हुए बाहर आती है। उसको रोता देख सपना का दिल घबरा जाता है। वो जल्दी से उठकर अनु के पास जाकर उसे गोद में उठा लेती है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए, क्या हुआ बच्चा? अनु सुबकते हुए कहती है, मम्मा वो अंकल सब कह रहे हैं कि पापा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, अब वो हमारे पास कभी नहीं आएंगे। बोलते हुए अनु फिर से रोने लगती है। सपना अनु के स्कूल बैग को हटाकर नीचे रखकर, नहीं नहीं बच्चा ऐसे नहीं रोते, आप गुड कर लो ना, और गुड गर्ल ऐसे नहीं रोते। अनु एकदम से कहती है, मम्मा मुझे पापा से बात करनी है। सपना अनु के साथ सोफे पर बैठती है। अच्छा ठीक है, हम पापा से अभी बात करते हैं। कहते हुए सपना अनुराग को कॉल करती है, लेकिन अनुराग कॉल रिसीव नहीं करता। कई बार कोशिश करने पर भी अनुराग कॉल रिसीव नहीं करता। ये देखकर शिखा का डर जैसे सच में बदल जाता है। सपना फ़ोन को देखती रह जाती है, फिर उसकी नज़र शिखा पर चली जाती है जो डर की भावना लिए खड़ी थी। अनु जिद करते हुए, मम्मा मुझे पापा से बात करनी है। सपना अपना फ़ोन टेबल पर रखकर अनु को संभालते हुए, हाँ बच्चा हम बात करेंगे, पहले आप चेंज कर लो फिर हम उनसे बात कर लेंगे। अनु ना में सिर हिलाते हुए जिद करने लगती है। तभी शिखा खोए हुए अंदाज में कहती है, सपना
कहीं हमने इतने बड़े खानदान में आपका रिश्ता जोड़कर कोई गलती तो नहीं कर दी? शिखा के बोलते ही सपना अपनी तेज आवाज में, माँ, ये आप क्या अनाप शनाप बातें किए जा रही हैं? सपना की इतनी तेज आवाज से अनु बिल्कुल चुप हो जाती है। शिखा कुछ कहने को होती है कि सपना अपना हाथ दिखाते हुए, बस माँ बस, मैंने बहुत सुन लिया, अब और नहीं, कहते हुए सपना अनु को गोद में लिए उठती है और स्कूल बैग पकड़कर कमरे की ओर बढ़ जाती है। शिखा सपना को देखती रह जाती है। इधर श्रेष्ठा बेड पर बैठी ध्रुव के बालों को सहला रही थी। ध्रुव अपना सिर श्रेष्ठा की गोद में रखे हुए था। श्रेष्ठा खोए हुए अंदाज में कहती है, कितनी अजीब बात है ना, कहाँ मैं तुमसे इतनी नफरत किया करती थी और आज तुम्हारे बगैर नहीं रह पाती। पहले तुम्हें देखकर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब तुम्हें देखते ही मुझे सुकून मिलता है। ध्रुव आंखें खोलकर श्रेष्ठा को देखता है, जिसके चेहरे पर सुकून था। ध्रुव श्रेष्ठा को देखते हुए कहता है, बेबी, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। श्रेष्ठा ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों में देखते हुए, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जब मैं तुम्हारी आंखों के सामने गलत दिख जाऊं, तो तुम मुझ पर विश्वास करोगी या फिर नफरत? श्रेष्ठा कंफ्यूज्ड होकर ध्रुव को देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को इतना कंफ्यूज देखकर लैपटॉप ऑन करता है। श्रेष्ठा स्क्रीन की तरफ देखती है तो एकदम से उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। वहीं ध्रुव एकटक श्रेष्ठा के चेहरे को देखने लगता है। टू बी कंटिन्यूड।